दोस्तों, गेम ऑफ थ्रोन्स की नई कहानी अगर आप लोगों को पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद। ग्रेडजोन हमेशा कहता है कि हमें लॉर्ड टाइविन को कुचल देना चाहिए। मैंने सोचा कि मैं उसे यह सम्मान दूंगा। यह उसकी पहली गलती थी, लेकिन उसके नवजात आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाए बिना उसे यह कैसे दिखाया जाए। तुम्हारे पिता ने एक बार मुझसे कहा था कि ग्रेडजोन किसी भी आदमी से ज्यादा निडर था जिसे उसने कभी जाना है। रॉब मुस्कुराया। ग्रे विंड ने उसकी 2 उंगलियां खा ली और वह इस पर हंसा। तो तुम सहमत हो? फिर तुम्हारे पिता निडर नहीं हैं, कैटलिन ने बताया। वह बहादुर हैं, लेकिन यह बहुत अलग है। उसके बेटे ने एक पल के लिए इस पर विचार किया। पूर्वी सेना ही लॉर्ड टाइविन और विंटरफेल के बीच खड़ी होगी। उसने सोच समझकर कहा, ठीक है, वे और जो भी कुछ धनुर्धारी मैं यहां खाई में छोड़ता हूं। इसीलिए मुझे कोई निडर व्यक्ति नहीं चाहिए, है ना? नहीं, मुझे लगता है कि आपको साहस नहीं बल्कि ठंडी चालाकी चाहिए। रूस बोल्टन, रॉब ने तुरंत कहा, वह आदमी मुझे डराता है। तो आइए प्रार्थना करें कि वह टाइविन लैनिस्टर को भी डरा दे। रॉब ने सिर हिलाया और नक्शा लपेटा। मैं आदेश दूंगा और आपको विंटरफेल घर ले जाने के लिए एक अनुरक्षक को इकट्ठा करूंगा। कैटलिन ने नेड की खातिर और उनके इस जिद्दी बहादुर बेटे के लिए खुद को मजबूत रखने के लिए संघर्ष किया था। उसने निराशा और डर को एक तरफ रख दिया था, जैसे कि वे वस्त्र थे जिन्हें उसने पहनना नहीं चुना था, लेकिन अब उसने देखा कि उसने आखिरकार उन्हें पहन लिया था। मैं विंटरफेल नहीं जा रही हूं, उसने खुद को यह कहते हुए सुना, अचानक आंसू की धार से आश्चर्यचकित होकर जिसने उसकी दृष्टि को धुंधला कर दिया। मेरे पिता रिवररन की दीवारों के पीछे मर रहे होंगे। मेरा भाई दुश्मनों से घिरा हुआ है। मुझे उनके पास जाना चाहिए। सी टायरियन हेला ब्लैक ईयर्स के चेक की बेटी टोही के लिए आज से आगे गई थी, और यह वह थी जिसने चौराहे पर सेना के बारे में संदेश वापस लाया। उनकी आग से मैं उन्हें 20,000 मजबूत कहता हूं, उसने कहा। उनके झंडे लाल हैं, एक सुनहरा शेर है। तुम्हारे पिता? ब्रॉन ने पूछा। या मेरे भाई जैमे, टायरियन ने कहा। हमें हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। जल्द ही पता चल जाएगा। उसने डाकुओं के अपने फटेहाल गिरोह का जायजा लिया। करीब 300 स्टोन क्रो, मून ब्रदर्स, ब्लैक ईयर्स और बर्न्ड मैन, और ये तो बस उस सेना के बीज थे जिसे वह बढ़ाने की उम्मीद कर रहा था। गुंथोर का बेटा गुंथोर अभी भी दूसरे कुलों का पालन पोषण कर रहा था। वह सोच रहा था कि उसके स्वामी पिता उनकी खालों और चोरी के स्टील के टुकड़ों से उनका क्या बनाएंगे। सच कहा जाए तो वह खुद नहीं जानता था कि उनका क्या बनाए। क्या वह उनका कमांडर था या उनका बंदी? ज्यादातर समय ऐसा लगता था कि दोनों में से थोड़ा थोड़ा ही था। यह सबसे अच्छा होगा अगर मैं अकेले ही नीचे चला जाऊं, उसने सुझाव दिया। टाइविन के बेटे टायरियन के लिए सबसे अच्छा, उल्फ ने कहा, जो मून ब्रदर्स की ओर से बोल रहा था। शग्गा ने गुस्से से देखा। यह देखने में डरावना नजारा था। डॉल्फ के बेटे शग्गा को यह पसंद नहीं है। शग्गा लड़के के साथ जाएगा और अगर लड़का झूठ बोलता है तो शग्गा उसकी मर्दानगी काट देगा और इसे बकरियों को खिला देगा। हां, टायरियन ने थके हुए स्वर में कहा। शग्गा, मैं तुम्हें एक लैनिस्टर के रूप में अपना वचन देता हूं। मैं वापस आऊंगा। हमें तुम्हारी बात पर क्यों भरोसा करना चाहिए? चेला एक छोटी सख्त महिला थी, एक लड़के की तरह सपाट और मूर्ख नहीं। निचले इलाकों के सरदारों ने पहले भी कुलों से झूठ बोला है। तुमने मुझे चोट पहुंचाई चेला, टायरियन ने कहा। यहां मुझे लगा कि हम ऐसे दोस्त बन गए हैं, लेकिन जैसा तुम चाहोगी। तुम मेरे साथ सवारी करोगी और शग्गा और कॉर्नस्टोन क्रोजेस के लिए, उल्फ मून ब्रदर्स के लिए और टिमट का बेटा बर्न्ड मेन के लिए। जब उसने उनका नाम लिया तो कबीले के लोगों ने सतर्क नजरों का आदान प्रदान किया। दोनों में से कोई भी ठीक था, जब तक कि वे एक दिन और एक रात के लिए बात करने के लिए नहीं बैठते। कुल्लों के साथ यही परेशानी थी। उनके पास एक बेतुकी धारणा थी कि परिषद में हर आदमी की आवाज सुनी जानी चाहिए, इसलिए वे हर चीज पर अंतहीन बहस करते थे, यहां तक कि उनकी महिलाओं को भी बोलने की अनुमति थी। आश्चर्य की बात नहीं है कि सैकड़ों साल हो गए थे जब उन्होंने घाटी को कभी कभार छापे से परे किसी चीज से धमकाया था। टायरियन का इरादा इसे बदलने का था।
ब्रॉन उसके साथ सवार हुआ। उनके पीछे थोड़ी सी बड़बड़ाहट के बाद 5 कबीले के लोग अपने छोटे आकार के गैरों में दुबले पतले लोगों के साथ चले, जो टट्टुओं की तरह दिखते थे और बकरियों की तरह चट्टान की दीवारों पर चढ़े हुए थे। स्टोन क्रोजर एक साथ सवार हुए और चेला और उल्फ भी पास ही रहे, क्योंकि मून ब्रदर्स और ब्लैक ईयर्स के बीच उनके बीच मजबूत संबंध थे। टिमेट का बेटा टिमेट अकेला सवार हुआ। चंद्रमा के पहाड़ों में हर कबीला जले हुए लोगों से डरता था, जो अपनी हिम्मत साबित करने के लिए उनके शरीर को आग से जलाते थे। और इससे दूसरों ने कहा अपने दावतों में बच्चों को भूनते थे। और यहां तक कि दूसरे जले हुए लोग भी टिमट से डरते थे, जिसने वयस्क होने पर अपनी बाईं आंख को एक सफेद गर्म चाकू से निकाल दिया था। टायरियन ने पाया कि एक लड़के के लिए निप्पल, उंगली, या अगर वह वास्तव में बहादुर था या वास्तव में पागल था, कान जलाना अधिक प्रथागत था। टिमट के साथ ही जले हुए लोग उसकी आंख के चयन से इतने हैरान थे कि उन्होंने तुरंत उसका नाम लाल हाथ रख दिया, जो किसी तरह का युद्ध प्रमुख लग रहा था। मुझे आश्चर्य है कि उनके राजा ने क्या जला दिया, टायरियन ने ब्रॉन से कहा जब उसने कहानी सुनी। मुस्कुराते हुए भाड़े के सैनिक ने उसकी जांघ को खींचा, लेकिन ब्रॉन ने भी टिमट के आसपास सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। अगर कोई व्यक्ति अपनी आंख फोड़ने के लिए इतना पागल था, तो वह अपने दुश्मनों के साथ भी नरम नहीं हो सकता था। जब दल पहाड़ी से नीचे उतरा, तो दूर से देखने वाले लोग बिना मोर्टार के बने टावरों से नीचे देख रहे थे, और एक बार टायरियन ने एक कौवे को उड़ते हुए देखा। जहां ऊंची सड़क 2 चट्टानी चट्टानों के बीच से मुड़ती थी, वे पहले मजबूत बिंदु पर पहुंच गए। 4 फीट ऊंची एक छोटी मिट्टी की दीवार ने सड़क को बंद कर दिया, और 1 दर्जन क्रॉसबोमैन ऊंचाइयों पर तैनात थे। टायरियन ने अपने अनुयायियों को सीमा से बाहर रोक दिया और अकेले ही दीवार की ओर बढ़ गया। यहां कौन आदेश देता है? उसने चिल्लाकर कहा। कप्तान जल्दी से प्रकट हुआ, और जब उसने अपने स्वामी के बेटे को पहचाना, तो उसने उन्हें एस्कॉर्ट देने में और भी तेजी दिखाई। वे काले पड़ चुके खेतों और जली हुई दीवारों से गुजरते हुए नदी के किनारे और ट्राइडेंट के ग्रीन फोर्क तक पहुंच गए। टायरियन ने कोई शव नहीं देखा, लेकिन हवा कौवों और सड़े हुए कौओं से भरी हुई थी। यहां लड़ाई हुई थी, और हाल ही में चौराहे से आधे लीग की दूरी पर नुकीले खंभों की एक बाड़ लगाई गई थी, जिस पर भाले और तीरंदाज तैनात थे। लाइन के पीछे शिविर दूर तक फैला हुआ था। सैकड़ों कुकफायर से धुएं की पतली उंगलियां उठ रही थीं। डाकिये पेड़ों के नीचे बैठे थे और अपनी तलवारें तेज कर रहे थे, और कीचड़ भरी जमीन में ठूंसे गए डंडों से जाने पहचाने बैनर लहरा रहे थे। जब वे खंभों के पास पहुंचे, तो घुड़सवारों का एक दल उन्हें चुनौती देने के लिए आगे बढ़ा। उनका नेतृत्व करने वाले शूरवीर ने नीलम से जड़ा हुआ चांदी का कवच और धारीदार बैंगनी और चांदी का लबादा पहना हुआ था। उसकी ढाल पर एक गेंडा का चिन्ह था, और उसके घोड़े के सिर के हेलमेट के माथे से 2 फीट लंबा एक सर्पिल सींग निकला हुआ था। टायरियन ने उसका स्वागत करने के लिए लगाम कसी। सर फ्लेमेंट ब्रेक्स ने अपना छज्जा उठाया। टायरियन, उसने आश्चर्य से कहा, मेरे प्रभु, हम सभी को आपकी मृत्यु का डर था, या उसने कबीले के लोगों को अनिश्चितता से देखा। ये आपके साथी, अंतरंग मित्र और वफादार अनुचर, टायरियन ने कहा। मैं अपने प्रभु पिता को कहां पाऊंगा? उन्होंने चौराहे पर स्थित सराय को अपना ठिकाना बना लिया है। टायरियन हंसा। चौराहे पर स्थित सराय? शायद देवता आखिरकार न्यायी थे। मैं उन्हें तुरंत देखूंगा। जैसा आप कहें मेरे प्रभु। सर फ्लेमेंट ने अपना घोड़ा घुमाया और आदेश चिल्लाए। लाइन में छेद करने के लिए जमीन से खूंटे की 3 पंक्तियां खींची गईं। आम लोगों ने खुले में डेरा डाला हुआ था, सांप था, लेकिन शूरवीरों ने तंबू लगा रखे थे, और कुछ उच्च स्वामियों ने घरों जितने बड़े मंडप बनाए हुए थे। टायरियन ने प्रेस्टर्स के लाल बैल, लॉर्ड क्रैकहॉल के धारीदार सुअर, मारब्रैंड के जलते हुए पेड़, लिडेन के बेजर को देखा। जब वह तेजी से आगे बढ़ा, तो शूरवीरों ने उसे पुकारा, और सैनिक खुले आश्चर्य में कबीले के लोगों को देखते रहे। शग्गा भी पीछे की ओर मुंह करके देख रहा था। निश्चित रूप से उसने अपने पूरे जीवन में इतने सारे आदमी, घोड़े और हथियार कभी नहीं देखे थे।
बाकी पहाड़ी डाकुओं ने अपने चेहरों की रक्षा करने का बेहतर काम किया, लेकिन टायरियन को कोई संदेह नहीं था कि वे भी उतने ही विस्मय में थे। बेहतर और बेहतर, वे लैनिस्टर्स की शक्ति से जितने अधिक प्रभावित होते, उन्हें नियंत्रित करना उतना ही आसान होता। सराय और उसके अस्तबल बिल्कुल वैसे ही थे जैसे उसे याद था। हालांकि गांव के बाकी हिस्सों की जगह पर टूटे हुए पत्थरों और काली पड़ चुकी नींव के अलावा कुछ नहीं बचा था। यार्ड में एक सूली खड़ी की गई थी और वहां झूलता हुआ शरीर कौवों से ढका हुआ था। टायरियन के दृष्टिकोण पर वे हवा में उड़ गए, चीखते हुए और अपने काले पंख फड़फड़ाते हुए। वह उतरा और लाश के बचे हुए हिस्से पर नजर डाली। पक्षियों ने उसके होंठ और आंखें और उसके गालों का अधिकांश हिस्सा खा लिया था। उसके दागदार लाल दांत एक भयानक मुस्कान में दिखाई दे रहे थे। एक कमरा, एक भोजन और शराब की एक बोतल, बस इतना ही मैंने मांगा था। उसने उसे तिरस्कार की सांस के साथ याद दिलाया। लड़के अपने घोड़ों की देखभाल करने के लिए अस्तबल से झिझकते हुए बाहर निकले। शग्गा अपना घोड़ा नहीं छोड़ना चाहता था। लड़का तुम्हारी घोड़ी नहीं चुराएगा, टायरियन ने उसे आश्वासन दिया। वह केवल उसे कुछ जई और पानी देना चाहता है और उसके कोट को ब्रश करना चाहता है। शग्गा के कोट को भी अच्छी तरह ब्रश किया जा सकता था, लेकिन इसका उल्लेख करना बहुत ही कम समझदारी भरा होता। तुम्हारा वादा है, घोड़े को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। घूरते हुए शग्गा ने लगाम पर अपनी पकड़ छोड़ दी। यह डॉल्फ के बेटे शग्गा का घोड़ा है, उसने अस्तबल के लड़के पर दहाड़ते हुए कहा। अगर वह उसे वापस नहीं करता है तो उसकी मर्दानगी काटकर बकरियों को खिला दो, टायरियन ने वादा किया, बशर्ते तुम्हें कुछ मिल जाए। लाल रंग के लबादे और शेर की कलगी वाले हेलमेट पहने 2 हाउस गार्ड सराय के साइन के नीचे दरवाजे के दोनों ओर खड़े थे। टायरियन ने उनके कप्तान को पहचान लिया। मेरे पिता, कॉमन रूम में महाशय, मेरे आदमियों को मांस और मधु चाहिए, टायरियन ने उससे कहा। देखो उन्हें यह मिल जाए। वह सराय में दाखिल हुआ और वहां फादर थे। कैस्टरली रॉक के लॉर्ड और पश्चिम के वार्डन टाइविन लैनिस्टर अपने मध्य 50 के दशक में थे, फिर भी 20 साल के आदमी की तरह सख्त थे। बैठने पर भी वह लंबे थे, लंबे पैर, चौड़े कंधे, सपाट पेट। उनकी पतली भुजाएं मांसपेशियों से बंधी हुई थी। जब उनके एक बार घने सुनहरे बाल झड़ने लगे तो उन्होंने अपने नाई को अपना सिर मुंडवाने का आदेश दिया। लॉर्ड टाइविन आधे अधूरे उपायों में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने अपने होंठ और ठोड़ी को भी रेजर से साफ किया, लेकिन अपनी साइड विस्कर को बरकरार रखा। 2 बड़े घने सुनहरे बाल जो कान से जबड़े तक उनके गालों को ढकते थे। उनकी आंखें हल्के हरे रंग की थीं, जिनमें सोने के धब्बे थे। एक मूर्ख ने सबसे ज्यादा मूर्खता से एक बार मजाक किया था कि लॉर्ड टाइविन की गंदगी भी सोने के धब्बों से भरी हुई थी। कुछ लोगों ने कहा कि वह आदमी अभी भी जीवित है, कैस्टरली रॉक की गहराई में। सर केविन लैनिस्टर, जो उनके पिता के एकमात्र जीवित भाई थे, लॉर्ड टाइविन के साथ शराब का एक गिलास साझा कर रहे थे जब टायरियन ने कॉमन रूम में प्रवेश किया। उनके चाचा मोटे और गंजे थे। उनकी पीली दाढ़ी उनके बड़े जबड़े की रेखा के साथ साथ कटी हुई थी। सर केविन ने उन्हें सबसे पहले देखा। टायरियन, उन्होंने आश्चर्य से कहा। चाचा, टायरियन ने झुकते हुए कहा, और मेरे प्रभु पिता, आपको यहां पाकर कितनी खुशी हुई। लॉर्ड टाइविन अपनी कुर्सी से हिले नहीं, लेकिन उसने अपने बौने बेटे को एक लंबी खोजी नजर से देखा। मुझे लगता है कि तुम्हारे निधन की अफवाहें निराधार थीं। पिताजी, आपको निराश करने के लिए खेद है, टायरियन ने कहा। मुझे उछलकर गले लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम खुद को तनाव में डालो। वह कमरे को पार करके उनकी मेज पर पहुंचा, इस बात का पूरा एहसास करते हुए कि उसके छोटे पैर उसे हर कदम पर लड़खड़ाते हुए ला रहे थे। जब भी उसके पिता की नजर उस पर पड़ती तो वह अपनी सभी विकृतियों और कमियों से असहज रूप से अवगत हो जाता। तुम्हारे लिए युद्ध में जाना बहुत अच्छा है, उसने कहा और एक कुर्सी पर चढ़ गया और अपने पिता की शराब का एक कप लिया। मेरी समझ से यह तुम ही थे जिन्होंने इसे शुरू किया, लॉर्ड टाइविन ने उत्तर दिया। तुम्हारा भाई जैमी कभी भी किसी महिला के हाथों पकड़े जाने के लिए विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत नहीं होता। यह एक तरीका है जिससे हम अलग हैं, जैमी और मैं। वह लंबा भी है,
तुमने देखा होगा। उसके पिता ने तीखे शब्दों को नजरअंदाज कर दिया। हमारे घर का सम्मान दांव पर लगा था। मेरे पास सवारी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कोई भी आदमी दंड से मुक्त होकर लैनिस्टर का खून नहीं बहाता। मेरी दहाड़ सुनो, टायरियन ने मुस्कुराते हुए कहा। लैनिस्टर के शब्द। सच कहा जाए तो वास्तव में मेरा कोई खून नहीं बहा। हालांकि 1 या 2 बार यह करीबी बात थी। मोरेक और जैक मारे गए। मुझे लगता है आपको कुछ नए आदमी चाहिए होंगे। खुद को परेशान न करें पिताजी, मैंने अपने लिए कुछ हासिल कर लिए हैं। उसने एले का एक घूंट लेने की कोशिश की। यह भूरा और खमीरी था, इतना गाढ़ा कि आप इसे लगभग चबा सकते थे। सच में बहुत बढ़िया। अफसोस कि उसके पिता ने सराय के मालिक को फांसी पर लटका दिया था। तुम्हारा युद्ध कैसा चल रहा है? उसके चाचा ने उत्तर दिया। ठीक है, अभी के लिए। सर एडम्योर ने हमारी छापेमारी को रोकने के लिए अपनी सीमाओं पर पुरुषों की छोटी टुकड़ियां बिखेर दी। उसने गोल्डन टूथ में लॉर्ड्स वेंस और पाइपर को धूल चटा दी और रिवरन की दीवारों के नीचे टुल्ली की विशाल शक्ति से मुलाकात की। ट्राइडेंट के लॉर्ड्स को परास्त कर दिया गया है। सर एडम्योर टुल्ली को उसके कई शूरवीरों और बैनरमैन के साथ बंदी बना लिया गया। लॉर्ड ब्लैकवुड कुछ बचे हुए लोगों को रिवरन वापस ले गया, जहां जैमी ने उन्हें घेर लिया। बाकी लोग अपने अपने गढ़ों में भाग गए। तुम्हारे पिता और मैं बारी बारी से मार्च कर रहे हैं, सर केवन ने कहा। लॉर्ड ब्लैकवुड के चले जाने के साथ रेवेनेट्री एक बार में गिर गई और लेडी वेंट ने इसे बचाने के लिए पुरुषों की कमी के कारण हेरन हाल को छोड़ दिया। सर ग्रेगर ने पाइपर्स और ब्रैकन्स को जला दिया। आपको निर्विरोध छोड़ दिया? टायरियन ने कहा। पूरी तरह से नहीं, सर केवन ने कहा। मैलिस्टर्स अभी भी सीगार्ड को पकड़े हुए हैं और वॉल्डर फ्रे ट्विंस पर अपनी सेना को संगठित कर रहे हैं। कोई बात नहीं, लॉर्ड टाइविन ने कहा। फ्रे केवल तभी मैदान में उतरता है जब जीत की खुशबू हवा में होती है, और अब उसे केवल बर्बादी की गंध आती है। और जेसन मैलिस्टर में अकेले लड़ने की ताकत नहीं। एक बार जब जैमी रिवरन पर कब्जा कर लेता है तो वे दोनों घुटने टेकने के लिए काफी जल्दी होंगे। जब तक स्टार्क्स और एरिन हमारा विरोध करने के लिए आगे नहीं आते, तब तक यह युद्ध जीत के बराबर है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो एरिन के बारे में इतना परेशान नहीं होता, टायरियन ने कहा। स्टार्क्स एक और मामला है। लॉर्ड एडार्ड हमारा बंधक है, उसके पिता ने कहा। जब तक वह रेड कीप के नीचे एक कालकोठरी में सड़ता रहेगा, तब तक वह किसी सेना का नेतृत्व नहीं करेगा। नहीं, सर केवन ने सहमति जताई, लेकिन उसके बेटे ने बैनर बुलाए हैं और अपने चारों ओर एक मजबूत सेना के साथ मोट कैलन में बैठा है। कोई भी तलवार तब तक मजबूत नहीं होती जब तक उसे कठोर न किया जाए, लॉर्ड टाइविन ने घोषणा की। स्टार्क लड़का एक बच्चा है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसे युद्ध के सींगों की आवाज आग सो अच्छी लगती है और हवा में लहराते अपने बैनरों का नजारा, लेकिन अंत में यह कसाई के काम पर निर्भर करता है। मुझे संदेह है कि उसके पास इसके लिए हिम्मत है। जब वह दूर था तब चीजें दिलचस्प हो गई थी, टायरियन ने सोचा। और हमारा निडर राजा क्या कर रहा है जबकि यह सब कसाई का काम किया जा रहा है, उसने सोचा। मेरी प्यारी और प्रेरक बहन ने रॉबर्ट को उसके प्यारे दोस्त नेड की कैद के लिए कैसे सहमत किया। रॉबर्ट बैराथियन मर चुका है, उसके पिता ने उसे बताया। आपका भतीजा किंग्स लैंडिंग में राज करता है। इसने टायरियन को चौंका दिया। मेरी बहन, तुम्हारा मतलब है? उसने एक और घूंट शराब पी। सेर्सी के अपने पति की जगह शासन करने से राज्य बहुत अलग जगह होगी। अगर तुम खुद को उपयोगी बनाने का मन बना रहे हो तो मैं तुम्हें एक आदेश देता हूं, उसके पिता ने कहा। मार्क पाइपर और कैरल वेंस हमारे पीछे पीछे घूम रहे हैं। रेड फोर्ट के पार हमारी जमीनों पर हमला कर रहे हैं। टायरियन ने एक टिस्किंग ध्वनि की। उनकी हिम्मत वापस लड़ रहे हैं। आमतौर पर मैं इस तरह की असभ्यता को दंडित करने में प्रसन्न होता पिता, लेकिन सच्चाई यह है कि मुझे कहीं और जरूरी काम है। क्या तुम? लॉर्ड टाइविन को आश्चर्य नहीं हुआ। हमारे पास नेड स्टार्क के 2 विचार भी हैं जो मेरे चारागाह दलों को परेशान करके खुद को परेशान कर रहे हैं। बेरिक डोंडारियन, वीरता के भ्रम में एक युवा प्रभु। उसके साथ एक मोटा मजाकिया पादरी है जो अपनी तलवार को आग लगाना पसंद करता है। क्या आपको लगता है कि आप भागते समय उनसे निपटने में सक्षम हो सकते हैं?
बिना ज्यादा गड़बड़ किए टायरियन ने अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपना मुंह पोंछा और मुस्कुराया। पिताजी, यह सोचकर मेरा दिल खुश हो जाता है कि आप मुझे क्या सौंप सकते हैं। क्या 20 आदमी? 50? क्या आप वाकई इतने सारे लोगों को छोड़ सकते हैं? खैर, कोई बात नहीं। अगर मुझे थोरोस और लॉर्ड बेरिक का सामना करना पड़ा तो मैं उन दोनों को पीट दूंगा। वह अपनी कुर्सी से नीचे उतरा और साइडबोर्ड की ओर लपका, जहां फलों से घिरा सफेद पनीर का एक पहिया रखा था। हालांकि सबसे पहले मुझे अपने कुछ वादे पूरे करने हैं, उसने एक टुकड़ा काटते हुए कहा। मुझे यह सब ले जाने के लिए 3000 हेलमेट और उतने ही हॉबर्ग, साथ ही तलवारें, भाले, स्टील के भाले, गदा, युद्ध कुल्हाड़ियां, गॉन्टलेट, गॉर्गेट, ग्रीव्स, ब्रेस्ट प्लेट, वैगन की आवश्यकता होगी। सर केवन ने कसम खाते हुए छलांग लगाई जब गार्ड का कप्तान कमरे में उड़ता हुआ चूल्हे से टकराया। जैसे ही वह ठंडी राख में गिरा, उसका शेर का हेलमेट टेढ़ा हो गया। शग्गा ने उस आदमी की तलवार को पेड़ के तने की तरह मोटे घुटने पर 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, टुकड़ों को नीचे फेंक दिया और कॉमन रूम में घुस गया। उसके आगे उसकी बदबू थी, जो पनीर से भी ज्यादा पकी हुई थी और बंद जगह में भारी थी। छोटा रेडस्केप, उसने गुर्राते हुए कहा, जब अगली बार तुम डॉल्फ के बेटे शग्गा पर स्टील डालोगे तो मैं तुम्हारी मर्दानगी काटकर आग में भून दूंगा। क्या कोई बकरियां नहीं हैं? टायरियन ने पनीर का एक निवाला लेते हुए कहा। अन्य कबीले के लोग शग्गा के पीछे कॉमन रूम में चले गए। उनके साथ ब्रॉन भी था। भाड़े के सैनिक ने टायरियन को एक उदास कंधे उचकाए। तुम कौन हो सकते हो? लॉर्ड टाइविन ने बर्फ की तरह ठंडे होकर पूछा। वे मेरे पीछे घर आए पिताजी, टायरियन ने समझाया। क्या मैं उन्हें रख सकता हूं? वे ज्यादा नहीं खाते? कोई भी मुस्कुरा नहीं रहा था। किस अधिकार से तुम जंगली लोग हमारी परिषदों में घुसपैठ करते हो? सर केवन ने मांग की। जंगली, निचले इलाके के? कौन को अगर आपने नहलाया होता तो वह सुंदर हो सकता था। हम स्वतंत्र पुरुष हैं। सर केवन का हाथ अपनी तलवार की मूठ पर चला गया, लेकिन उसके भाई ने उसकी कलाई पर 2 उंगलियां रखी और उसे कसकर पकड़ लिया। लॉर्ड टाइविन बेफिक्र लग रहे थे। टायरियन, क्या तुम अपना शिष्टाचार भूल गए हो? कृपया हमें हमारे सम्मानित अतिथियों से परिचित कराओ। टायरियन ने अपनी उंगलियां चाटी। खुशी से, उसने कहा। सुंदर नौकरानी चेला है जो ब्लैक ईयर्स वाले चेक की बेटी है। मैं कोई नौकरानी नहीं हूं, चेला ने विरोध किया। मेरे बेटों ने उनमें से 50 कान ले लिए हैं। वे 50 और ले लें। टायरियन लड़खड़ाते हुए उसके पास से चला गया। यह कॉरट का बेटा कौन है? डॉल्फ का बेटा शग्गा वह है जो बालों के साथ कैस्टरली रॉक जैसा दिखता है। वे स्टोन क्रो हैं। जितने कम समय से मैं उसे जानता हूं, उसमें वह पहले ही 2 बार पक्ष बदल चुका है। आपको और उसे बहुत अच्छे से मिलना चाहिए पिताजी। ब्रॉन और कबीले के लोगों से उसने कहा, क्या मैं अपने स्वामी पिता हाउस लैनिस्टर के टाइटोस के बेटे टाइविन, कास्टरली रॉक के लॉर्ड, पश्चिम के वार्डर अपेडन, लैनिस्पोर्ट के शील्ड और एक बार के और राजा के भविष्य के हाथ को पेश कर सकता हूं? लॉर्ड टाइविन उठे, गरिमापूर्ण और सही। यहां तक कि पश्चिम में भी हम चंद्रमा के पहाड़ों के योद्धा कुलों के कौशल को जानते हैं। आपको अपने गड्ढों से नीचे क्या लाता है मेरे प्रभु? घोड़े, शग्गा ने कहा। रेशम और स्टील का वादा, टिमट के बेटे टिमट ने कहा। टायरियन अपने स्वामी पिता को बताने वाला था कि कैसे उसने एरन की घाटी को धुआंधार बंजर भूमि में कम करने का प्रस्ताव रखा। मेरे प्रभु, उसने कहा, सर एडम ने मुझे आपको यह बताने का आदेश दिया कि स्टार्क सेना पुल से नीचे की ओर बढ़ रही है। लॉर्ड टाइविन लैनिस्टर मुस्कुराया नहीं। लॉर्ड टाइविन कभी नहीं मुस्कुराया, लेकिन टायरियन ने अपने पिता की खुशी को पढ़ना सीख लिया था और यह उसके चेहरे पर था। तो भेड़िया शेरों के बीच खेलने के लिए अपनी मांद छोड़ रहा है, उसने शांत संतोष की आवाज में कहा। शानदार। सर एडम के पास वापस जाओ और उसे पीछे हटने के लिए कहो। जब तक हम नहीं पहुंचते उसे उत्तरी लोगों से भिड़ना नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वह उनके किनारों को परेशान करे और उन्हें दक्षिण की ओर खींचे। यह आपके आदेश के अनुसार होगा, सवार ने विदा ली। हम यहां अच्छी स्थिति में हैं, सर केवन ने बताया। घाटी के पास और गड्ढों और कीलों से घिरा हुआ है। अगर वे दक्षिण की ओर आ रहे हैं तो मैं कहता हूं कि उन्हें आने दो।
और हमारे खिलाफ टूट पड़ो। लड़का हमारी संख्या देखकर पीछे हट सकता है या अपना साहस खो सकता है, लॉर्ड टाइविन ने जवाब दिया। जितनी जल्दी स्टार्क टूट जाएंगे उतनों से शांडातिस आश आई जाएंगे, उतनी जल्दी मैं स्टैनिस बाराथियोन से निपटने के लिए स्वतंत्र हो जाऊंगा। ड्रम बजाने वालों से कहो कि सभा को हरा दें और जैमी को संदेश भेजें कि मैं रॉब स्टार्क के खिलाफ मार्च कर रहा हूं। जैसा आप चाहें, सर केवन ने कहा। टायरियन ने एक गंभीर आकर्षण के साथ देखा, क्योंकि उसके स्वामी पिता आधे जंगली कबीले के लोगों के बगल में मुड़े। ऐसा कहा जाता है कि पहाड़ी कबीले के लोग निडर योद्धा होते हैं। यह सच कहा जाता है, स्टोन क्रो के कौन ने उत्तर दिया। और महिलाएं, चेला ने कहा, मेरे दुश्मनों के खिलाफ मेरे साथ सवारी करो और तुम मेरे बेटे द्वारा तुमसे किए गए सभी वादे पूरे करोगे और उससे भी ज्यादा, लॉर्ड टाइविन ने उनसे कहा। क्या आप हमें हमारे ही सिक्कों से भुगतान करेंगे? उमर के बेटे उल्फ ने कहा। जब हमारे पास बेटे का वादा है तो हमें पिता के वादे की क्या जरूरत है? मैंने जरूरत की कोई बात नहीं कही, लॉर्ड टाइविन ने जवाब दिया। मेरे शब्द शिष्टाचार थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपको हमारे साथ आने की जरूरत नहीं है। विंटरलैंड्स के लोग लोहे और बर्फ से बने हैं और मेरे सबसे साहसी शूरवीर भी उनका सामना करने से डरते हैं। ओह, चतुराई से किया, टायरियन ने सोचा, टेढ़ी मुस्कान के साथ। जले हुए लोगों को कुछ भी नहीं डरता। टिमेट का बेटा टिमेट शेरों के साथ सवारी करेगा। जले हुए लोग जहां भी जाते हैं, पत्थर के कौवे पहले वहां पहुंच जाते हैं। कौन ने गर्मजोशी से घोषणा की, हम भी सवारी करते हैं। डॉल्फ का बेटा शग्गा उनके मर्दानगी को काटकर कौवों को खिला देगा। हम आपके साथ सवारी करेंगे, शेर भगवान। चेक की बेटी चेला ने सहमति जताई, लेकिन केवल तभी जब आपका आधा आदमी बेटा हमारे साथ जाए। उसने वादों के साथ अपनी सांसें खरीदी हैं। जब तक हम उस स्टील को अपने पास नहीं रखते जो उसने हमें गिरवी रखा है, उसका जीवन हमारा है। लॉर्ड टाइविन ने अपनी सुनहरी चमकीली आंखें अपने बेटे पर घुमाई। जॉय, टायरियन ने हार मान ली मुस्कान के साथ कहा। सिंहासन कक्ष की दीवारें नंगी कर दी गई थीं। शिकार की टेपेस्ट्री जो राजा रॉबर्ट को पसंद थी उतार दी गई थी और एक कोने में अव्यवस्थित ढेर में रख दी गई थी। सर मैंडन मूर किंग्सगार्ड के अपने दो साथियों के बगल में सिंहासन के नीचे अपनी जगह लेने गए। संसा दरवाजे के पास मंडरा रही थी, एक बार बिना पहरे के। रानी ने उसे अच्छा होने के पुरस्कार के रूप में महल की आजादी दी थी। फिर भी वह जहां भी जाती थी उसे साथ ले जाया जाता था। मेरी होने वाली बेटी के लिए मारिया सिवोले सम्मान रक्षक, रानी ने उन्हें बुलाया, लेकिन उन्होंने संसा को सम्मानित महसूस नहीं कराया। महल की आजादी का मतलब था कि वह रेड कीप के भीतर जहां चाहे जा सकती थी। गेट पर दिन रात जेनोस स्लिंट के सोने के लबादे की निगरानी रहती थी और लैनिस्टर के घर के पहरेदार भी हमेशा मौजूद रहते थे। इसके अलावा अगर वह महल छोड़ भी सकती थी तो वह कहां जाती? इतना ही काफी था कि वह यार्ड में टहल सकती थी, मायरसेला के बगीचे में फूल चुन सकती थी और अपने पिता के लिए प्रार्थना करने के लिए सेप्ट में जा सकती थी। कभी कभी वह गॉडवुड में भी प्रार्थना करती थी, चूंकि स्टार्क्स ने पुराने देवताओं को रखा था। यह जोफ्रे के शासनकाल का पहला न्यायालय सत्र था, इसलिए सांसा ने घबराकर इधर उधर देखा। पश्चिमी खिड़कियों के नीचे लैनिस्टर हाउस के पहरेदारों की एक पंक्ति खड़ी थी। पूर्व की ओर सोने की चादर ओढ़े सिटी वॉचमैन की एक पंक्ति। छोटे लोगों और आम लोगों का उसने कोई संकेत नहीं देखा, लेकिन गैलरी के नीचे बड़े और छोटे सामंतों का एक समूह बेचैन होकर घूम रहा था। 20 से ज्यादा नहीं थे, जहां 100 लोग राजा रॉबर्ट की सेवा करने के आदी थे। सांसा उनके बीच में घुस गई और आगे की ओर बढ़ते हुए अभिवादन करते हुए बड़बड़ाई। उसने काली चमड़ी वाले जल्लाभर जो, उदास सर एरन सांतागर, रेड वाइन जुड़वां हॉरर और स्लोबर को पहचाना, लेकिन उनमें से कोई भी उसे पहचानता नहीं था, या अगर उन्होंने पहचाना भी तो वे इस तरह से दूर भाग गए जैसे कि उसे ग्रे प्लेग हो। बीमार लॉर्ड जाइल्स ने उसके पास आते ही अपना चेहरा ढक लिया और खांसी का बहाना किया, और जब मजाकिया शराबी सर डोंटोस ने उसका अभिवादन करना शुरू किया तो सर बालन स्वान ने उसके कान में फुसफुसाया और वह दूर चला गया। और बहुत से अन्य लोग गायब थे। बाकी लोग कहां चले गए थे? संसा को आश्चर्य हुआ। व्यर्थ में
उसने दोस्ताना चेहरों की तलाश की। उनमें से कोई भी उसकी आंखों में नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक भूत बन गई हो, अपने समय से पहले मर गई हो। ग्रैंड मास्टर पाइसेले काउंसिल की मेज पर अकेले बैठे थे। ऐसा लग रहा था कि वे सो रहे हैं। उनके हाथ उनकी दाढ़ी के ऊपर एक साथ बंधे हुए हैं। उसने देखा कि लॉर्ड वेरिज हॉल में जल्दी से जा रहे हैं। उनके पैरों से कोई आवाज नहीं आ रही थी। एक पल बाद लॉर्ड बेलिश मुस्कुराते हुए पीछे के ऊंचे दरवाजे से अंदर आए। मुझे डरने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। जोफ मुझे प्यार करता है और रानी भी, उसने ऐसा कहा। एक हेराल्ड की आवाज गूंजी। सभी उनके अनुग्रह की जय हो। बैराथॉन और लैनिस्टर के घरानों के जोफ्रे, उनके नाम के प्रथम, एंडल्स के राजा, रोयनार और प्रथम पुरुष और 7 राज्यों के स्वामी, सभी उनकी महिला मां, लैनिस्टर घराने की सेर्सी, रानी रीजेंट, पश्चिम की रोशनी और क्षेत्र की रक्षक की जय हो। सफेद प्लेट में दिदीप्यमान सर बैरिस्टन सेल्मी ने उन्हें अंदर ले जाया। सर एरिस ओकहार्ट ने रानी को अनुरक्षित किया, जबकि सर बोरोस ब्लाउंट जोफ्रे के बगल में चले। इसीलिए किंग्सगार्ड के 6 अब हॉल में थे, सभी सफेद तलवारें, केवल जैमे लैनिस्टर को छोड़कर। जोफ ने लाल रंग से कटी हुई आलीशान काली मखमली पोशाक पहनी हुई थी, एक ऊंची कॉलर वाली चमकदार सोने की टोपी, और उसके सिर पर माणिक और काले हीरे से जड़ा एक सुनहरा मुकुट था। जब जोफ्रे हॉल की ओर देखने के लिए मुड़ा तो उसकी नजर संसा पर पड़ी। वह मुस्कुराया, बैठा और बोला, यह राजा का कर्तव्य है कि वह विश्वासघातियों को दंडित करे और सच्चे लोगों को पुरस्कृत करे। ग्रैंड मास्टर पाइसेले, मैं तुम्हें मेरे आदेश पढ़ने का आदेश देता हूं। पाइसेले ने खुद को अपने पैरों पर धकेला। वह मोटी लाल मखमली पोशाक पहने हुए था, जिसमें एक एयरमाइन कॉलर और चमकदार सोने की फास्टनिंग थी। एक लटकती हुई आस्तीन से सोने की परत चढ़ी हुई स्क्रॉल वर्क से भारी। उसने एक चर्म पत्र निकाला, उसे खोला और नामों की एक लंबी सूची पढ़नी शुरू की। प्रत्येक को राजा और परिषद के नाम पर खुद को पेश करने और जोफ्रे के प्रति अपनी वफादारी की शपथ लेने का आदेश दिया। असफल होने पर उन्हें देशद्रोही घोषित किया जाएगा। उनकी जमीन और खिताब सिंहासन से जब्त कर लिए जाएंगे। उसने जो नाम पढ़े उनसे सैंसा की सांस रुक गई। लॉर्ड स्टेनिस बराथियोन, उनकी महिला पत्नी, उनकी बेटी, लॉर्ड रेनली बराथियोन, लॉर्ड रॉयस और उनके दोनों बेटे, सर लोरस टायरेल, लॉर्ड मेस टायरेल, उनके भाई, चाचा, बेटे, लाल पुजारी थोरोस ऑफ मायर, लॉर्ड बेरिक डॉन्डारियन, लेडी लिसा एरिन और उसका बेटा, छोटा लॉर्ड रॉबर्ट, लॉर्ड होस्टर टूली, लॉर्ड जोनोस ब्रैकन, लेडी शेला वेंट, डोरन मार्टेल, डोर्न के राजकुमार और उनके सभी बेटे। इतने सारे, उसने सोचा, जैसे कि पाइसेले ने पढ़ा। इन आदेशों को भेजने के लिए कौवों के एक पूरे झुंड की आवश्यकता होगी। और अंत में, लगभग आखिरी में, वे नाम आए जिनसे सांसा डर रही थी। लेडी कैटलिन स्टार्क, रॉब स्टार्क, ब्रैंडन स्टार्क, रिकॉन स्टार्क, आर्या स्टार्क। सांसा ने एक सांस रोक ली। आर्या, वे चाहते थे कि आर्या खुद को पेश करे और शपथ ले। इसका मतलब यह होना चाहिए कि उसकी बहन गैली पर भाग गई थी। वह अब तक विंटरफेल में सुरक्षित होगी। ग्रैंड मास्टर पाइसेले ने सूची को रोल किया, इसे अपनी बाईं आस्तीन में रखा और अपनी दाईं ओर से एक और चर्मपत्र निकाला। उसने अपना गला साफ किया और फिर से शुरू किया। गद्दार एडार्ड स्टार्क की जगह, यह महामहिम की इच्छा है कि कास्टली रॉक के भगवान और पश्चिम के वार्डन टाइविन लैनिस्टर राजा के हाथ का पद संभालें, उनकी आवाज से बात करें, अपने दुश्मनों के खिलाफ उनकी सेनाओं का नेतृत्व करें और उनकी शाही इच्छा को पूरा करें। इसलिए राजा ने आदेश दिया है। छोटी परिषद सहमत है। गद्दार स्टैनिस बाराथियोन की जगह, यह महामहिम की इच्छा है कि उनकी महिला मां रानी रीजेंट सेर्सी लैनिस्टर, जो हमेशा उनकी सबसे कट्टर समर्थक रही हैं, उनकी छोटी परिषद में बैठें ताकि वह उन्हें बुद्धिमानी और न्याय के साथ शासन करने में मदद कर सकें। इसलिए राजा ने आदेश दिया है। छोटी परिषद सहमत है। सैंसा ने अपने आसपास के लॉर्ड से एक नरम बुदबुदाहट सुनी। यह भी उनकी कृपा की इच्छा है कि उनके वफादार सेवक, किंग्स लैंडिंग के सिटी वॉच के कमांडर जेनोस स्लिंट को तुरंत लॉर्ड के पद पर पदोन्नत किया जाए।
और उसे हरिनहाल की प्राचीन सीट, उसकी सभी सहायक भूमि और आय प्रदान की जाए और उसके बाद उसके बेटे और पोते समय के अंत तक इन सम्मानों को बनाए रखें। इसके अलावा यह भी उनकी आज्ञा है कि लॉर्ड स्लिंट को राज्य के शासन में सहायता करने के लिए तुरंत उनकी छोटी परिषद में बैठाया जाए। इसलिए राजा ने आदेश दिया है। छोटी परिषद सहमत है। जब जेनोस स्लिंट ने प्रवेश किया तो सांसा ने अपनी आंख के कोने से हरकत देखी। इस बार बड़बड़ाहट तेज और गुस्से में थी। गर्वित लॉर्ड्स, जिनके घर हजारों साल पुराने थे, ने अनिच्छा से गंजेपन के लिए रास्ता बनाया। मेंढक के चेहरे वाला आम आदमी, जब वह आगे बढ़ रहा था, उसके डबलट के काले मखमल पर सुनहरे तराजू सिल दिए गए थे और हर कदम के साथ धीरे धीरे बज रहे थे। उसका लबादा काले और सुनहरे साटन का चेक था। दो बदसूरत लड़के जो उसके बेटे रहे होंगे, उसके आगे चल रहे थे। एक भारी धातु की ढाल के वजन से संघर्ष कर रहे थे जो उनकी ही तरह लंबी थी। अपने सेगिल के लिए उसने एक खूनी भाला लिया था जो रात के काले मैदान पर सोने का था। इसे देखते ही सैंसा की भुजाओं पर रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही लॉर्ड स्लिंट ने अपनी जगह ली, ग्रैंड मास्टर पाइसेले ने फिर से शुरू किया। अंत में देशद्रोह और उथल पुथल के इन समयों में हमारे प्रिय रॉबर्ट के हाल ही में मरने के साथ परिषद का यह विचार है कि राजा जोफ्रे का जीवन और सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। उसने रानी की ओर देखा। सेर्सी खड़ी हो गई। सर बैरिस्टन सेल्मी, आगे आओ। सर बैरिस्टन लौह सिंहासन के नीचे किसी मूर्ति की तरह निश्चल खड़े थे, लेकिन अब वह एक घुटने के बल बैठ गए और सार ने अपना सिर झुका लिया। महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन करने वाला हूं। उठिए सर बैरिस्टन, सेर्सी लैनिस्टर ने कहा। आप अपना हेलमेट उतार सकते हैं। मेरी महिला। खड़े होकर बूढ़े शूरवीर ने अपना ऊंचा सफेद हेलमेट उतार दिया। हालांकि वह समझ नहीं पाया कि क्यों। आपने लंबे समय तक और ईमानदारी से राज्य की सेवा की है। अच्छे सर, और 7 राज्यों का हर पुरुष और महिला आपका ऋणी है। फिर भी अब मुझे डर है कि आपकी सेवा समाप्त हो गई है। यह राजा और परिषद की इच्छा है कि आप अपना भारी बोझ छोड़ दें। मेरा बोझ? मुझे डर है कि मैं नहीं, नवनिर्मित लॉर्ड जेनोस स्लिंट ने भारी और रूखे स्वर में बात की। महाराज आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं, किंग्सगार्ड एक शपथबद्ध बिरादरी है। हमारी प्रतिज्ञाएं जीवन भर के लिए ली जाती हैं। केवल मृत्यु ही लॉर्ड कमांडर को उसके पवित्र विश्वास से मुक्त कर सकती है। किसकी मृत्यु, सर बैरिस्टन? रानी की आवाज रेशम की तरह नरम थी, लेकिन उसके शब्द पूरे हॉल में गूंज रहे थे। आपकी या आपके राजा की? तुमने मेरे पिता को मरने दिया, जोफ्रे ने आयरन थ्रोन के ऊपर से आरोप लगाते हुए कहा। आप किसी की रक्षा करने के लिए बहुत बूढ़े हैं। सैंसा ने देखा कि शूरवीर अपने नए राजा को देख रहा था। उसने उसे पहले कभी अपनी उम्र के हिसाब से नहीं देखा था, लेकिन अब वह ऐसा कर रहा था। महाराज, उसने कहा, मुझे अपने 23वें वर्ष में व्हाइट स्वॉर्ड्स के लिए चुना गया था। यह वह सब था जो मैंने कभी सपना देखा था। उस क्षण से जब मैंने पहली बार तलवार हाथ में ली थी, मैंने अपने पुश्तैनी घराने पर अपना सारा दावा छोड़ दिया। जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली थी, उसने मेरी जगह मेरी चचेरी बहन से शादी कर ली। मुझे जमीन या बेटों की कोई जरूरत नहीं थी। मेरा जीवन राज्य के लिए जीना था। सर गेरोल्ड हाइटॉवर ने खुद मेरी प्रतिज्ञाएं सुनी। राजा की रक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। उसके लिए अपना खून दे दूंगा। मैंने व्हाइट बुल और डोर्न के राजकुमार लेविन के साथ लड़ाई लड़ी, सर आर्थर डेन के साथ सुबह की तलवार। तुम्हारे पिता की सेवा करने से पहले मैंने राजा एरीस और उसके पिता जेहेरीस को बचाने में मदद की। 3 राजा, और वे सभी मर गए। लिटिल फिंगर ने इशारा किया। तुम्हारा समय समाप्त हो गया है, सेर्सी लैनिस्टर ने घोषणा की। जोफ्रे को अपने आसपास ऐसे लोगों की जरूरत है जो युवा और मजबूत हों। परिषद ने तय किया है कि सर जैमे लैनिस्टर आपकी जगह व्हाइट स्वॉर्ड्स के शपथ ग्रहण करने वाले भाइयों के लॉर्ड कमांडर के रूप में लेंगे। राजाओं का हत्यारा, सर बैरिस्टन ने कहा। उसकी आवाज अवमानना से कठोर थी। झूठा शूरवीर, जिसने अपने तलवार को उस राजा के खून से अपवित्र किया जिसकी रक्षा करने की उसने शपथ ली थी। अपने शब्दों पर ध्यान दें सर, रानी ने चेतावनी दी। आप हमारे प्यारे भाई अपने राजा के खून के बारे में बोल रहे हैं। लॉर्ड वैरीज ने दूसरों की तुलना में नरमी से बात की।
हम आपकी सेवा के प्रति उदासीन नहीं हैं, अच्छे सर। लॉर्ड टाइविन लैनिस्टर ने उदारतापूर्वक आपको लैनिस्पोर्ट के उत्तर में समुद्र के किनारे एक सुंदर भूमि देने पर सहमति व्यक्त की है, जिसमें सोना और आपके लिए एक मजबूत किला बनाने के लिए पर्याप्त लोग और आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए नौकर हैं। सर बैरिस्टन ने तेजी से देखा। मरने के लिए एक हॉल और मुझे दफनाने के लिए लोग। मैं आपको धन्यवाद देता हूं मेरे लॉर्ड्स, लेकिन मैं आपकी दया पर थूकता हूं। उसने हाथ बढ़ाकर अपने लबादे को कसने वाले क्लैप्स को खोला और भारी सफेद वस्त्र उसके कंधों से फिसलकर फर्श पर गिर गया। उसका हेलमेट एक धमाके के साथ गिरा। मैं एक शूरवीर हूं, उसने उनसे कहा। उसने अपनी छाती की प्लेट के चांदी के बंधन को खोला और उसे भी गिरा दिया। मैं एक शूरवीर के रूप में मरूंगा। एक नग्न शूरवीर, ऐसा लगता है, लिटिल फिंगर ने चुटकी ली। तब वे सभी हंसे। जोफ्रे अपने सिंहासन पर और लॉर्ड्स खड़े थे, जेनोस स्लिंट और क्वीन सेर्सी और सैंडर क्लेगन, और यहां तक कि किंग्सगार्ड के अन्य लोग, जो पांचों एक पल पहले तक उसके भाई थे। निश्चित रूप से इससे सबसे अधिक दुख हुआ होगा, सैंसा ने सोचा। उसका दिल बहादुर बूढ़े आदमी के लिए दुखी था, क्योंकि वह शर्मिंदा और लाल चेहरा लिए खड़ा था। इतना क्रोधित था कि बोल नहीं सकता था। अंत में उसने असीता के अपनी तलवार खींची। सैंसा ने किसी को हाँफते हुए सुना। सर बोरोस और सर मेरिन उसका सामना करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन सर बैरिस्टन ने उन्हें एक ऐसी नजर से रोक दिया जिससे अवमानना टपक रही थी। कोई डर नहीं सर, आपका राजा सुरक्षित है। आपका धन्यवाद नहीं। अभी भी मैं आप पांचों को आसानी से काट सकता हूं, जैसे खंजर पनीर को काटता है। यदि आप किंग्सलेयर के अधीन काम करना चाहते हैं तो आप में से कोई भी सफेद पहनने के लायक नहीं है। उसने अपनी तलवार लोहे के सिंहासन के नीचे फेंक दी। यहां रखा लड़का, इसे पिघलाएं और इसे दूसरों के साथ मिलाएं। अगर तुम चाहो, यह इन पांचों के हाथों की तलवारों से ज्यादा अच्छा होगा। शायद लॉर्ड स्टैनिस को जब वह तुम्हारा सिंहासन लेगा तो इस पर बैठने का मौका मिले। उसने लंबा रास्ता लिया। उसके कदम जमीन पर जोर से टकरा रहे थे और नंगी पत्थर की दीवारों से गूंज रहे थे। लॉर्ड्स और लेडीज ने उसे जाने दिया। जब तक पन्नों ने उसके पीछे बड़े ओक और कांसे के दरवाजे बंद नहीं कर दिए, तब तक सैंसा ने फिर से आवाजें नहीं सुनी। नरम आवाजें, बेचैनी भरी हलचल, काउंसिल की मेज से कागजों की सरसराहट। उसने मुझे लड़का कहा, जोफ्रे ने चिढ़कर कहा। अपनी उम्र से कम उम्र का लग रहा था। उसने मेरे चाचा स्टैनिस के बारे में भी बात की। बेकार की बातें, वैरिस हिजड़े ने कहा। बिना मतलब के, वह मेरे चाचाओं के साथ साजिश रच रहा हो सकता है। मैं चाहता हूं कि उसे पकड़कर पूछताछ की जाए। कोई भी नहीं हिला। जोफ्रे ने अपनी आवाज ऊंची की। मैंने कहा, मैं उसे पकड़कर पूछताछ करना चाहता हूं। जेनोस स्लिंट काउंसिल की मेज से उठ खड़ा हुआ। मेरे सोने के लबादे इसे देखेंगे, महामहिम। अच्छा, राजा जोफ्रे ने कहा। लॉर्ड जेनोस हॉल से बाहर चले गए। उनके बदसूरत बेटे डबल स्टेप करके उनके साथ चल रहे थे, क्योंकि वे हाउस स्लिंट की बाहों में बड़ी धातु की ढाल को खींच रहे थे। महामहिम, लिटिल फिंगर ने राजा को याद दिलाया। अगर हम फिर से शुरू कर सकते हैं तो 7 अब 6 हो गए हैं। हमें आपके किंग्सगार्ड के लिए एक नई तलवार की जरूरत है। जोफ्रे मुस्कुराया। उन्हें बताओ मां, राजा और परिषद ने निर्धारित किया है कि 7 राज्यों में कोई भी व्यक्ति महामहिम की रक्षा करने और उनकी शपथ ग्रहण की ढाल सैंडर क्लेगन से अधिक योग्य नहीं है। तुम्हें यह कैसा लगा, कुत्ते? राजा जोफ्रे ने पूछा। हाउंड के जख्मी चेहरे को पढ़ना मुश्किल था। उसने विचार करने के लिए एक लंबा क्षण लिया। क्यों नहीं? मेरे पास छोड़ने के लिए कोई जमीन या पत्नी नहीं है, और अगर मैं ऐसा करता हूं तो कौन परवाह करेगा? उसके मुंह का जल्ला हुआ हिस्सा मुड़ गया। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मैं कोई शूरवीर प्रतिज्ञा नहीं कहूंगा। किंग्सगार्ड के शपथ ग्रहण करने वाले भाई हमेशा से शूरवीर रहे हैं, सर बोरोस ने दृढ़ता से कहा। अब तक, हाउंड ने अपनी गहरी कर्कश आवाज में कहा, और सर बोरोस चुप हो गए। जब राजा का दूत आगे बढ़ा तो सांसा को एहसास हुआ कि वह क्षण लगभग आ गया है। उसने घबराहट में अपनी स्कर्ट के कपड़े को सीधा किया। वह मृत राजा के सम्मान के संकेत के रूप में शोक में सजी हुई थी, लेकिन उसने खुद को सुंदर बनाने के लिए विशेष ध्यान रखा था।
उसका गाउन हाथी दांत रेशम था जो रानी ने उसे दिया था, जिसे आर्य ने बर्बाद कर दिया था, लेकिन उसने उन्हें इसे काले रंग में रंगने के लिए कहा था और आप बिल्कुल भी दाग नहीं देख सकते थे। उसने अपने गहनों पर घंटों तक चिंता की और आखिरकार एक सादे चांदी की चेन की सुरुचिपूर्ण सादगी पर फैसला किया। दूत की आवाज गूंज उठी। अगर इस हॉल में किसी व्यक्ति के पास महामहिम के सामने रखने के लिए कोई अन्य मामला है तो उसे अभी बोलना चाहिए या आगे बढ़कर चुप रहना चाहिए। सांसा कांप उठी। अब उसने खुद से कहा, मुझे अब यह करना होगा। भगवान मुझे हिम्मत दें। उसने एक कदम उठाया, फिर दूसरा। लॉर्ड्स और नाइट्स ने उसे जाने देने के लिए चुपचाप एक तरफ कदम बढ़ाए और उसने अपने ऊपर उनकी आंखों का वजन महसूस किया। मुझे अपनी लेडी मदर जितनी ही मजबूत होना चाहिए। आपकी कृपा, उसने एक नरम कांपती हुई आवाज में पुकारा। आयरन थ्रोन की ऊंचाई ने जोफ्रे को हॉल में किसी और की तुलना में बेहतर दृष्टिकोण दिया। वह उसे देखने वाला पहला व्यक्ति था। आगे आओ मेरी लेडी, उसने मुस्कुराते हुए पुकारा। उसकी मुस्कुराहट ने उसे हिम्मत दी, उसे सुंदर और मजबूत महसूस कराया। वह मुझसे प्यार करता है, सच में। सैंसा ने अपना सिर उठाया और उसकी ओर चली गई, न बहुत धीमी और न बहुत तेज। उसे उन्हें यह नहीं दिखाना चाहिए कि वह कितनी घबराई हुई थी। हाउस स्टार्क की लेडी सैंसा, हेराल्ड चिल्लाया। वह सिंहासन के नीचे रुकी, उस स्थान पर जहां सर बैरिस्टन का सफेद लबादा, वह अपने लबादे पर घुटनों के बल बैठ गई ताकि उसका लबादा खराब न हो जाए और अपने राजकुमार को उसके डरावने काले सिंहासन पर देखती रही। जैसा कि आपकी कृपा से हो, मैं अपने पिता लॉर्ड एडार्ड स्टार्क, जो राजा के हाथ थे, के लिए दया की प्रार्थना करती हूं। उसने 100 बार शब्दों का अभ्यास किया था। रानी ने आह भरी। सांसा, तुमने मुझे निराश किया। मैंने तुम्हें गद्दार के खून के बारे में क्या बताया था? तुम्हारे पिता ने गंभीर और भयानक अपराध किए हैं, मेरी रानी, ग्रैंड मास्टर पाइसेले ने कहा। आह, बेचारी दुखी चीज, वेरीज ने आह भरी। वह केवल एक बच्ची है मेरे प्रभु, वह नहीं जानती कि वह क्या पूछ रही है। सांसा की आंखें केवल जोफ्रे पर थीं। उसे मेरी बात सुननी चाहिए, उसे सुननी ही चाहिए, उसने सोचा। राजा अपनी सीट पर हिल गया। उसे बोलने दो, उसने आदेश दिया। मैं सुनना चाहता हूं कि वह क्या कहती है। धन्यवाद महामहिम। सांसा मुस्कुराई, एक शर्मीली गुप्त मुस्कान, सिर्फ उसके लिए। वह सुन रहा था, वह जानती थी कि वह सुनेगा। देशद्रोह एक हानिकारक खरपतवार है, पाइसेले ने गंभीरता से घोषणा की। इसे जड़, तना और बीज सहित उखाड़ देना चाहिए। मैं जानता हूं कि मेरे स्वामी पिता को अपने किए पर पछतावा होना चाहिए। वह राजा रॉबर्ट के मित्र थे और वह उनसे प्यार करते थे। आप सभी जानते हैं कि वह उनसे प्यार करते थे। जब तक राजा ने उनसे नहीं पूछा, तब तक वह कभी हैंड नहीं बनना चाहते थे। उन्होंने उससे झूठ बोला होगा। लॉर्ड रेनली या लॉर्ड स्टैनिस या कोई और, उन्होंने झूठ बोला होगा। अन्यथा राजा जोफ्रे आगे झुके, हाथों ने सिंहासन की भुजाओं को पकड़ लिया। टूटी तलवार की नोकें उनकी उंगलियों के बीच फैली हुई थीं। उसने कहा कि मैं राजा नहीं था। उसने ऐसा क्यों कहा? उसका पैर टूट गया था। सांसा ने उत्सुकता से उत्तर दिया। यह बहुत दर्दनाक था। मास्टर पाइसेले उसे खसखस का दूध दे रहे थे और वे कहते हैं कि खसखस का दूध आपके सिर को बादलों से भर देता है, अन्यथा वह ऐसा कभी नहीं कहता। वेरीज ने कहा। एक बच्चे का विश्वास, इतनी प्यारी मासूमियत, और फिर भी वे कहते हैं कि ज्ञान अक्सर बच्चों के मुंह से निकलता है। सेर्सी लैनिस्टर ने संसा के बारे में सोच समझकर सोचा। अगर लॉर्ड एडार्ड अपना अपराध कबूल कर लें, उसने आखिरकार कहा, तो हम जान जाएंगे कि उसे अपनी मूर्खता पर पछतावा है। जोफ्रे ने खुद को अपने पैरों पर धकेला। कृपया, संसा ने सोचा, कृपया कृपया राजा बनो। मैं जानती हूं कि तुम अच्छे और दयालु और महान हो। कृपया, क्या तुम्हें और कुछ कहना है? उसने उससे पूछा। केवल कि जैसे तुम मुझसे प्यार करते हो, वैसे ही तुम मुझ पर यह दया करो मेरे राजकुमार, संसा ने कहा। राजा जोफ्रे ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम्हारे मीठे शब्दों ने मुझे भावुक कर दिया है, उसने बहादुरी से कहा, सिर हिलाते हुए, मानो कह रहा हो कि सब ठीक हो जाएगा।
मैं वही करूंगा जो तुम कहोगी, लेकिन पहले तुम्हारे पिता को कबूल करना होगा। उन्हें कबूल करना होगा और कहना होगा कि मैं राजा हूं, अन्यथा उनके लिए कोई दया नहीं होगी। वह करेंगे, संसा ने कहा, दिल फूला हुआ। ओह, मुझे पता है वह करेंगे। टीएडार्ड फर्श पर बिछे पुआल से पेशाब की बदबू आ रही थी। वहां कोई खिड़की नहीं थी, कोई बिस्तर नहीं था, यहां तक कि एक बाल्टी भी नहीं थी। उसे हल्के लाल पत्थर की दीवारें याद थीं, जिन पर नाइट्रे के धब्बे लगे हुए थे। 4 इंच मोटा और लोहे से जड़ा लकड़ी का एक भूरा दरवाजा। उसने उन्हें देखा था कुछ देर के लिए, एक झलक, जब उन्होंने उसे अंदर धकेला। एक बार जब दरवाजा बंद हो गया तो उसने कुछ और नहीं देखा। अंधेरा बहुत था। वह अंधा हो गया था या मर गया था, अपने राजा के साथ दफन हो गया था। आह रॉबर्ट, उसने बड़बड़ाया जब उसका टटोलता हुआ हाथ एक ठंडी पत्थर की दीवार को छू गया। हर हरकत के साथ उसका पैर धड़क रहा था। उसे विंटरफेल के तहखानों में राजा द्वारा की गई हंसी याद आ गई, जब विंटर के राजा ठंडी पत्थर की आंखों से देख रहे थे। राजा खाता है, रॉबर्ट ने कहा था, और हाथ मल लेता है। वह कितना हंसा था, फिर भी वह गलत था। राजा मर जाता है, नेड स्टार्क ने सोचा, और हाथ को दफना दिया जाता है। कालकोठरी रेड कीप के नीचे थी। जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा गहरी। उसे मैघोर दी क्रूएल के बारे में पुरानी कहानियां याद आईं, जिसने अपने महल पर काम करने वाले सभी राजमिस्त्रियों की हत्या कर दी थी, ताकि वे कभी भी इसके रहस्यों को उजागर न कर सकें। उसने उन सभी को शापित किया। लिटिल फिंगर, जेनोस स्लिंट और उसके सोने के लबादे, रानी, किंग्सलेयर, पाइसेले और वैरिज और सर बैरिस्टन, यहां तक कि लॉर्ड रेनली, रॉबर्ट का अपना खून, जो तब भाग गया था जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। फिर भी अंत में उसने खुद को दोषी ठहराया। मूर्ख, उसने अंधेरे में चिल्लाया, 3 गुना अंधा मूर्ख। अंधेरे में सेर्सी लैनिस्टर का चेहरा उसके सामने तैरता हुआ लग रहा था। उसके बाल सूरज की रोशनी से भरे हुए थे, लेकिन उसकी मुस्कान में मजाक था। जब आप सिंहासन का खेल खेलते हैं तो आप जीतते हैं या मर जाते हैं, उसने फुसफुसाया। नेड ने खेला और हार गया, और उसके आदमियों ने अपने जीवन के खून से उसकी मूर्खता की कीमत चुकाई। जब वह अपनी बेटियों के बारे में सोचता तो वह खुशी से रोता, लेकिन आंसू नहीं आते। अब भी वह विंटरफेल का एक स्टार्क था, और उसका दुख और उसका गुस्सा उसके अंदर जम गया था। जब वह बिल्कुल शांत रहता तो उसके पैर में इतना दर्द नहीं होता, इसलिए उसने बिना हिले डुले लेटे रहने की पूरी कोशिश की। वह कितनी देर तक नहीं कह सकता था। न सूरज था और न चांद। वह दीवारों को देख नहीं सकता था। नेड ने अपनी आंखें बंद की और उन्हें खोला। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह सोया, जागा और फिर सो गया। उसे नहीं पता था कि क्या ज्यादा दर्दनाक था, जागना या सोना। जब वह सोता तो उसे सपने आते, खून और टूटे वादों के काले परेशान करने वाले सपने। जब वह जागता था तो उसके पास सोचने के अलावा कुछ नहीं होता था, और उसके जागने के विचार दुस्वप्न से भी बदतर थे। कैट के बारे में सोचना बिच्छू बूटी के बिस्तर की तरह दर्दनाक था। उसे आश्चर्य हुआ कि वह कहां है, वह क्या कर रही है। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह उसे फिर कभी देख पाएगा। घंटे दिन में बदल गए, या ऐसा ही लगा। वह अपने टूटे हुए पैर में एक हल्का दर्द महसूस कर सकता था, प्लास्टर के नीचे एक खुजली। जब उसने अपनी जांघ को छुआ तो उसकी उंगलियों में मांस गर्म था। केवल उसकी सांस की आवाज थी। कुछ समय बाद उसने ऊंची आवाज में बात करना शुरू किया, बस एक आवाज सुनने के लिए। उसने खुद को समझदार रखने की योजनाएं बनाई, अंधेरे में उम्मीद के महल बनाए। रॉबर्ट के भाई दुनिया में बाहर थे, ड्रैगनस्टोन और स्टॉर्म के अंत में सेनाएं खड़ी कर रहे थे। एलन और हार्विन सर ग्रेगर से निपटने के बाद अपने घर के बाकी गार्ड के साथ किंग्स लैंडिंग लौट आएंगे। कैटलिन जब संदेश उसके पास पहुंचेगी तो उत्तर की ओर बढ़ेगी, और नदी और पहाड़ और घाटी के स्वामी उसके साथ शामिल होंगे। उसने पाया कि वह रॉबर्ट के बारे में अधिक से अधिक सोच रहा था। उसने राजा को वैसा ही देखा जैसा वह अपनी युवावस्था के दिनों में था, लंबा और सुंदर। उसके सिर पर उसका बड़ा सींग वाला हेलमेट, हाथ में उसका युद्धक हथौड़ा, सींग वाले देवता की तरह अपने घोड़े पर बैठा हुआ। उसने अंधेरे में उसकी हंसी सुनी, उसकी आंखें देखी।
जो पहाड़ी झीलों की तरह नीली और साफ थी। हमें देखो नेड, रॉबर्ट ने कहा। भगवान, हम इस स्थिति में कैसे पहुंच गए? तुम यहां हो और मैं एक सुअर द्वारा मारा गया। हमने एक साथ सिंहासन जीता, मैंने तुम्हें निराश किया। रॉबर्ट, नेड ने सोचा। वह शब्द नहीं बोल सका। मैंने तुमसे झूठ बोला, सच छुपाया। मैंने उन्हें तुम्हें मारने दिया। राजा ने उसे सुना। तुम हठी मूर्ख हो, उसने बड़बड़ाया। सुनने के लिए बहुत घमंडी हो। क्या तुम अभिमान खा सकते हो स्टार्क? क्या सम्मान तुम्हारे बच्चों की रक्षा करेगा? उसके चेहरे पर दरारें पड़ गईं, मांस में दरारें पड़ गईं और उसने हाथ बढ़ाकर नकाब को फाड़ दिया। यह रॉबर्ट बिल्कुल नहीं था। यह लिटिल फिंगर था जो मुस्कुरा रहा था, उसका मजाक उड़ा रहा था। जब उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला तो उसके झूठ हल्के भूरे रंग के पतंगों में बदल गए और पंख फड़फड़ाने लगे। नेड आधी नींद में था जब पदचिह्न हॉल से नीचे आए। पहले तो उसे लगा कि उसने उन्हें सपना देखा है। बहुत समय हो गया था जब उसने अपनी आवाज के अलावा कुछ भी सुना था। नेड को तब तक बुखार हो चुका था, उसके पैर में दर्द हो रहा था, उसके होंठ सूख गए थे और फट गए थे। जब भारी लकड़ी का दरवाजा खुला तो अचानक आई रोशनी उसकी आंखों के लिए दर्दनाक थी। जेलर ने उसकी ओर एक जग थमा दिया। मिट्टी ठंडी थी और उसमें नमी थी। नेड ने उसे दोनों हाथों से पकड़ा और उत्सुकता से घूंट भर लिया। उसके मुंह से पानी बहता हुआ दाढ़ी से नीचे टपक रहा था। उसने तब तक पिया जब तक उसे लगा कि उसे उल्टी हो जाएगी। कब तक? उसने कमजोरी से पूछा। जब वह और नहीं पी सका। जेलर एक चूहे के चेहरे और फटी हुई दाढ़ी वाले एक आदमी का बिजूका था, जो मेल शर्ट और चमड़े की आधी टोपी पहने हुए था। कोई बात नहीं, उसने नेड के हाथों से जग छीनते हुए कहा। कृपया, नेड ने कहा। मेरी बेटियां। दरवाजा बंद हो गया। रोशनी गायब होते ही उसने पलकें झपकाईं, अपना सिर अपनी छाती पर टिकाया और पुआल पर लेट गया। अब उसमें पेशाब और मल की बदबू नहीं थी। अब उसमें से कोई गंध नहीं आती थी। वह अब जागने और सोने के बीच का अंतर नहीं बता सकता था। अंधेरे में उसकी यादें उसके सामने आ रही थीं, एक सपने की तरह। यह झूठे वसंत का साल था और वह फिर से 18 साल का था, आयरी से हारेनहाल के टूर्नामेंट में। वह घास की गहरी हरियाली देख सकता था और हवा में पराग की गंध महसूस कर सकता था। गर्म दिन और ठंडी रातें और शराब का मीठा स्वाद। उसे ब्रैंडन की हंसी याद आ गई और हाथापाई में रॉबर्ट की बेतहाशा वीरता, जिस तरह से वह बाएं और दाएं लोगों को घोड़े से उतारते हुए हंस रहा था। उसे जैमे लैनिस्टर याद आया, एक सुनहरा युवा जो स्केल्ड व्हाइट कवच में था, राजा के मंडप के सामने घास पर घुटने टेक रहा था और राजा एरिस की रक्षा और बचाव करने की अपनी प्रतिज्ञा कर रहा था। बाद में सर ओसवेल वेंट ने जैमे को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की और व्हाइट बुल खुद। लॉर्ड कमांडर सर गेरोल्ड हाइटॉवर ने किंग्सगार्ड के बर्फीले लबादे को उसके कंधों पर बांधा। सभी 6 व्हाइट स्वॉर्ड्स अपने नए भाई का स्वागत करने के लिए वहां मौजूद थे। फिर भी जब घुड़सवारी शुरू हुई तो दिन रैगर टारगेरियन का था। क्राउन प्रिंस ने वह कवच पहना था जिसमें वह मरेगा। छाती पर माणिकों से गढ़े गए अपने घर के 3 सिर वाले ड्रैगन के साथ चमचमाती काली प्लेट। जब वह सवार हुआ तो उसके पीछे लाल रेशम का एक पंख बह रहा था और ऐसा लग रहा था कि कोई भाला उसे छू नहीं सकता। ब्रैंडन उसके पास गिर गया और कान से योहन रॉयस, और यहां तक कि शानदार। भगवान, हम इस स्थिति में कैसे पहुंचे? तुम यहां हो और मैं एक सुअर द्वारा मारा गया। हमने एक साथ सिंहासन जीता, मैंने तुम्हें निराश किया। रॉबर्ट, नेड ने सोचा। वह शब्द नहीं बोल सका। मैंने तुमसे झूठ बोला, सच छुपाया। मैंने उन्हें तुम्हें मारने दिया। राजा ने उसे सुना। तुम हठी मूर्ख हो, उसने बड़बड़ाया। सुनने के लिए बहुत घमंडी हो। क्या तुम अभिमान खा सकते हो स्टार्क? क्या सम्मान तुम्हारे बच्चों की रक्षा करेगा? उसके चेहरे पर दरारें पड़ गईं, मांस में दरारें पड़ गईं और उसने हाथ बढ़ाकर नकाब को फाड़ दिया। यह रॉबर्ट बिल्कुल नहीं था। यह लिटिल फिंगर था जो मुस्कुरा रहा था, उसका मजाक उड़ा रहा था। जब उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला तो उसके झूठ हल्के भूरे रंग के पतंगों में बदल गए और पंख फैला लिए। नेड आधी नींद में था जब पदचिह्न हॉल से नीचे आए।
पहले तो उसे लगा कि उसने उन्हें सपना देखा है। बहुत समय हो गया था जब उसने अपनी आवाज के अलावा कुछ भी सर आर्थर डेन, सुबह की तलवार, रॉबर्ट जॉन और बूढ़े लॉर्ड हंटर्स के साथ मजाक कर रहे थे दृश्य थे जब राजकुमार ने चैंपियन का ताज हासिल करने के लिए अंतिम झुकाव में सर बैरिस्टन को घोड़े से उतारने के बाद मैदान का चक्कर लगाया। नेड को वह क्षण याद आया जब सारी मुस्कुराहटें खत्म हो गई थीं। जब राजकुमार रेगर टारगेरियन ने अपने घोड़े को अपनी पत्नी डोर्निश राजकुमारी एलिया मार्टेल से आगे बढ़ाया ताकि सुंदरता की रानी को लियाना की गोद में रख सके। वह अभी भी इसे देख सकता था, सर्दियों के गुलाबों का एक मुकुट, ठंड की तरह नीला। नेड स्टार्क ने फूलों के मुकुट को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन हल्के नीले रंग की पंखुड़ियों के नीचे कांटे छिपे हुए थे। उसने महसूस किया कि वे उसकी त्वचा पर नोच रहे थे, तीखे और क्रूर। उसने अपनी उंगलियों से खून की धीमी धार को बहते देखा और अंधेरे में कांपते हुए उठा। मुझसे वादा करो, नेड, उसकी बहन ने अपने खून के बिस्तर से फुसफुसाया था। उसे सर्दियों के गुलाबों की खुशबू बहुत पसंद थी। भगवान मुझे बचाए, नेड रोया। मैं पागल हो रहा हूं। देवताओं ने उत्तर देने की कृपा नहीं की। हर बार जब टर्नकी उसके लिए पानी लेकर आता तो वह खुद से कहता कि एक और दिन बीत गया। पहले तो वह उस आदमी से अपनी बेटियों और उसके सेल से परे की दुनिया के बारे में कुछ कहने के लिए विनती करता। घुरघुराना और लात मारना ही उसके एकमात्र उत्तर थे। बाद में जब पेट में ऐंठन शुरू हुई तो उसने भोजन के लिए भीख मांगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसे खाना नहीं दिया गया। शायद लैनिस्टर्स का मतलब था कि वह भूख से मर जाए। नहीं, उसने खुद से कहा, अगर सेर्सी उसे मरना चाहती थी तो उसे अपने आदमियों के साथ सिंहासन कक्ष में मार दिया जाता। वह उसे जीवित चाहती थी, कमजोर, हताश, फिर भी जीवित। कैटलिन ने अपने भाई को पकड़ रखा था। वह उसे मारने की हिम्मत नहीं कर सकती थी या इम्प की जान भी चली जाती। उसके सेल के बाहर से लोहे की जंजीरों की खड़खड़ाहट रही थी। जैसे ही दरवाजा खुला, नेड ने नम दीवार पर हाथ रखा और खुद को रोशनी की ओर धकेल दिया। टॉर्च की चमक ने उसे आंखें सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। खाना, उसने कर्कश स्वर में कहा। शराब, एक आवाज ने उत्तर दिया। यह चूहे के चेहरे वाला आदमी नहीं था। यह जेलर मोटा, नाटा था, हालांकि उसने वही चमड़े का हाफ केप और स्पाइक वाली स्टील की टोपी पहन रखी थी। पी लो, लॉर्ड एडार्ड, उसने नेड के हाथों में शराब की बोतल थमा दी। आवाज अजीब तरह से जानी पहचानी थी, फिर भी नेड स्टार्क को इसे पहचानने में एक पल लगा। वेरीज, जब ये आई तो उसने घबराहट में कहा। उसने आदमी के चेहरे को छुआ। मैं ये सपना नहीं देख रहा हूं, तुम यहां हो। नपुंसक के मोटे गाल दाढ़ी के काले ठूंठ से ढके हुए थे। नेड ने अपनी उंगलियों से मोटे बालों को महसूस किया। वेरीज ने खुद को एक भूरे रंग के टर्नकी में बदल लिया था। पसीने और खट्टी शराब की बदबू आ रही थी। तुम किस तरह के जादूगर हो? सच में, कोई भी हिजड़े से प्यार नहीं करता। मुझे उसकी खाल दे दो। उसने शराब पी। उसके मोटे मुंह के कोने से लाल रंग की एक बूंद टपक रही थी। यह उस शराब के बराबर नहीं है जो तुमने मुझे टूर्नामेंट की रात पिलाई थी, लेकिन ज्यादातर से ज्यादा जहरीली भी नहीं है। उसने अपने होंठ पोंछते हुए निष्कर्ष निकाला। यहां नेड ने एक घूंट पीने की कोशिश की। मिट्टी, उसे लगा जैसे वह शराब को फिर से ऊपर लाने वाला है। सभी लोगों को मीठी के साथ खट्टी भी पीनी चाहिए। उच्च पद के स्वामी और हिजड़े समान रूप से। आपका समय आ गया है मेरे प्रभु। मेरी बेटियां, छोटी लड़की सर मेरिन से बचकर भाग गई, वेरीज ने उससे कहा। मैं उसे ढूंढ नहीं पाया हूं, न ही लैनिस्टर्स। एक दयालुता वहां। हमारा नया राजा उससे प्यार नहीं करता। आपकी बड़ी लड़की अभी भी जोफ्रे से मंगनी कर चुकी है। सेर्सी उसे अपने पास रखती है। वह कुछ दिन पहले अदालत में यह विनती करने आई थी कि आपको बख्श दिया जाए। अफसोस है कि आप वहां नहीं थे। आपको छुआ जा सकता था। वह ध्यान से आगे झुका। मुझे विश्वास है कि आप समझते हैं कि आप एक मर चुके आदमी हैं, लॉर्ड एडार्ड। रानी मुझे नहीं मारेगी, नेड ने कहा। उसका सिर घूम गया। शराब तेज थी और उसे खाए हुए बहुत समय हो गया था। बिल्ली बिल्ली अपने भाई को पकड़ती है, गलत भाई, वेरीज ने आह भरी, और किसी भी मामले में उससे हार गया।
उसने शैतान को अपनी उंगलियों से फिसलने दिया। मुझे उम्मीद है कि वह अब तक मर चुका होगा, कहीं चंद्रमा के पहाड़ों में। अगर यह सच है तो मेरा गला काट दो और यह सब खत्म कर दो। शराब के नशे में उसे चक्कर आ रहा था। वह थका हुआ और दुखी था। तुम्हारा खून आखिरी चीज है जो मैं चाहता हूं, नेड ने भौहें सिकोड़ी। जब उन्होंने मेरे रक्षक को मार डाला तो तुम रानी के पास खड़े होकर देखते रहे और एक शब्द भी नहीं बोले। और फिर से ऐसा ही होगा। मुझे याद है कि मैं निहत्था था, बिना कवच के, और लैनिस्टर तलवारों से घिरा हुआ था। नपुंसक ने उत्सुकता से उसे देखा, अपना सिर झुकाया। जब मैं छोटा लड़का था तो मुझे मारे जाने से पहले मैं मुक्त शहरों में मम्मरों की एक टोली के साथ यात्रा करता था। उन्होंने मुझे सिखाया कि हर आदमी की एक भूमिका होती है, जीवन में भी और मम्मरों में भी। तो यह दरबार में भी होता है। राजा का न्याय डरावना होना चाहिए, सिक्के का स्वामी मितव्ययी होना चाहिए, किंग्सगार्ड का लॉर्ड कमांडर बहादुर होना चाहिए, और कानाफूसी करने वालों का स्वामी धूर्त और चापलूस और बिना किसी विवेक के स्वामी होना चाहिए। एक साहसी मुखबिर एक कायर शूरवीर जितना ही बेकार होगा। उसने शराब की बोतल वापस ली और पी गया। नेड ने नपुंसक के चेहरे का अध्ययन किया, मम्मर के निशानों और झूठी दाढ़ी के नीचे सच्चाई की तलाश की। उसने कुछ और शराब पी। इस बार यह आसानी से नीचे उतर गया। क्या आप मुझे इस गड्ढे से मुक्त कर सकते हैं? मैं कर सकता हूं, लेकिन क्या मैं करूंगा? नहीं, सवाल पूछे जाएंगे और जवाब मुझे वापस लाएंगे। नेड को इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं थी। आप बेबाक हैं। एक नपुंसक का कोई सम्मान नहीं होता और एक मकड़ी को विवेक की विलासिता का आनंद नहीं मिलता। मेरे प्रभु, क्या आप कम से कम मेरे लिए एक संदेश ले जाने के लिए सहमत होंगे? यह संदेश पर निर्भर करेगा। मैं खुशी से आपको कागज और स्याही प्रदान करूंगा अगर आप चाहें, और जब आप जो चाहें लिख लें तो मैं पत्र ले लूंगा और इसे पढ़ूंगा और इसे पहुंचाऊंगा या नहीं, जैसा कि मेरे अपने उद्देश्यों के लिए सबसे अच्छा है। आपके अपने उद्देश्य, वे उद्देश्य क्या हैं, लॉर्ड वैरीज? शांति, वैरीज ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। अगर किंग्स लैंडिंग में कोई एक आत्मा थी जो रॉबर्ट बैराथॉन को जीवित रखने के लिए वास्तव में बेताब थी, तो वह मैं था। उसने आह भरी। 15 साल तक मैंने उसे उसके दुश्मनों से बचाया, लेकिन मैं उसे उसके दोस्तों से नहीं बचा सका। पागलपन के किस अजीब दौर ने आपको रानी को यह बताने के लिए प्रेरित किया कि आपको जोफ्रे के जन्म की सच्चाई पता चल गई है? दया का पागलपन, नेड ने स्वीकार किया। आह, वैरीज ने कहा, निश्चित रूप से आप एक ईमानदार और सम्माननीय व्यक्ति हैं, लॉर्ड एडार्ड। मैं अक्सर यह भूल जाता हूं। मैं अपने जीवन में ऐसे बहुत कम लोगों से मिला हूं। उसने कोठरी के चारों ओर नजर घुमाई। जब मैं देखता हूं कि ईमानदारी और सम्मान ने तुम्हें क्या दिलाया है, तो मैं समझ जाता हूं कि क्यों। नेड स्टार्क ने अपना सिर नम पत्थर की दीवार पर टिका दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसका पैर धड़क रहा था। राजा की शराब, क्या तुमने लैंसेल से सवाल किया? हाँ, बिल्कुल। सेर्सी ने उसे शराब की बोतलें दी और बताया कि यह रॉबर्ट की पसंदीदा शराब है। नपुंसक ने कंधे उचका दिए। एक शिकारी खतरनाक जीवन जीता है। अगर सुअर ने रॉबर्ट के लिए कुछ नहीं किया होता तो वह घोड़े से गिर जाता। लकड़हारे के काटने से, भटके हुए तीर से, जंगल देवताओं का वधशाला है। राजा की मौत शराब से नहीं हुई, यह आपकी दया थी। नेड को इतना ही डर था। भगवान मुझे माफ करें, अगर भगवान हैं, वैरीज ने कहा। मुझे उम्मीद है कि वे होंगे। रानी वैसे भी लंबे समय तक इंतजार नहीं करती। रॉबर्ट अनियंत्रित हो रहा था और उसे अपने भाइयों से निपटने के लिए, अपने हाथों को मुक्त करने के लिए उससे छुटकारा पाने की जरूरत थी। वे काफी अच्छी जोड़ी हैं, स्टैनिस और रेनली। लोहे का गॉन्टलेट और रेशमी दस्ताने। उसने अपने हाथ के पीछे अपने मुंह को पोंछा। आप मूर्ख हैं मेरे महाराज। आपको लिटिल फिंगर की बात माननी चाहिए थी जब उसने आपसे जोफ्रे के उत्तराधिकार का समर्थन करने का आग्रह किया था। कैसे आप यह कैसे जान सकते हैं? वैरीज मुस्कुराया। मुझे पता है, आपको बस इतनी ही चिंता करने की जरूरत है। मुझे यह भी पता है कि कल रानी आपसे मिलने आएंगी। धीरे से नेड ने अपनी आंखें उठाईं। क्यों? सेर्सी आपसे डरती है मेरे महाराज, लेकिन उसके अन्य दुश्मन भी हैं जिनसे वह और भी ज्यादा डरती है।
उसका प्रिय जैमी अभी भी नदी के स्वामियों से लड़ रहा डोर्न में। मार्टेल्स अभी भी राजकुमारी एलिया और उसके बच्चों की हत्या पर विचार कर रहे हैं। और अब आपका बेटा अपनी पीठ पर उत्तरी सेना के साथ नेक की ओर मार्च कर रहा है। रॉब केवल एक लड़का है, नेड ने भौंचक्का होकर कहा। एक सेना वाला लड़का, वेरीज ने कहा। फिर भी केवल एक लड़का, जैसा कि आप कहते हैं। राजा के भाई ही हैं जो सेर्सी की रातों की नींद हराम कर देते हैं, विशेष रूप से लॉर्ड स्टेनिस। उनका दावा सच्चा है। वह एक युद्ध कमांडर के रूप में अपने कौशल के लिए जाने जाते हैं और उनमें बिल्कुल भी दया नहीं है। धरती पर कोई भी प्राणी इतना भयानक नहीं है जितना कि एक सच्चे न्यायप्रिय व्यक्ति से आधा भी भयानक हो। कोई नहीं जानता कि स्टेनिस ड्रैगनस्टोन पर क्या कर रहा, तो ये है सेर्सी का दुःस्वप्न। जबकि उसके पिता और भाई पेप भी अपनी शक्ति स्टार्क्स और टुल्ली से लड़ने में खर्च कर रहे हैं। लॉर्ड स्टेनिस उतरेगा, खुद को राजा घोषित करेगा और उसके बेटे का घुंघराले गोरा सिर काट देगा, और सौदे में अपना भी। हालांकि मुझे सच में विश्वास है कि वह लड़के की अधिक परवाह करती है। स्टेनिस बराथियोन रॉबर्ट का असली उत्तराधिकारी है, नेड ने कहा। सिंहासन पर उसका अधिकार है। मैं उसके आरोहण का स्वागत करूंगा, वेरीज ने चिढ़कर कहा। सेर्सी यह सुनना नहीं चाहेगी। मैं तुमसे वादा करता हूं, स्टेनिस सिंहासन जीत सकता है, लेकिन केवल तुम्हारा सड़ता हुआ सिर ही खुश होने के लिए बचेगा, जब तक कि तुम अपनी उस जुबान पर लगाम नहीं लगाओगे। सैंसा ने बहुत प्यार से विनती की। वह जानती है कि एक पालतू भेड़िया एक मरे हुए भेड़िए से ज्यादा उपयोगी होता है। तुम चाहते हो कि मैं उस महिला की सेवा करूं जिसने मेरे राजा की हत्या की, मेरे आदमियों को काटा और मेरे बेटे को अपंग बना दिया? नेड की आवाज अविश्वास से भरी हुई थी। मैं चाहता हूं कि तुम राज्य की सेवा करो, वेरीज ने कहा। रानी से कहो कि तुम अपने घृणित राजद्रोह को कबूल करोगे, अपने बेटे को अपनी तलवार रख देने का आदेश दोगे और जोफ्रे को असली उत्तराधिकारी घोषित करोगे। स्टैनिस और रेनली को विश्वासघाती हड़पने वालों के रूप में निंदा करने की पेशकश करो। हमारी हरी आंखों वाली शेरनी जानती है कि तुम एक सम्माननीय व्यक्ति हो। यदि तुम उसे वह शांति दोगे जिसकी उसे जरूरत है और स्टैनिस से निपटने के लिए समय दोगे और उसके रहस्य को अपनी कब्र तक ले जाने का वचन दोगे, तो मुझे विश्वास है कि वह तुम्हें ब्लैक लेने और अपने बाकी दिन दीवार पर अपने भाई और अपने उस नीच बेटे के साथ जीने की अनुमति देगी। काश वह लड़के को फिर से देख पाता, उसके साथ बैठ पाता और उससे बात कर पाता। दर्द उसके टूटे पैर में चुभ रहा था, उसके प्लास्टर के गंदे भूरे रंग के प्लास्टर के नीचे। वह सिहर उठा। उसकी उंगलियां असहाय रूप से खुल रही थीं और बंद हो रही थीं। क्या यह तुम्हारी अपनी योजना है? उसने वेरीज से कहा, या तुम लिटिल फिंगर के साथ मिलीभगत कर रहे हो? यह सुनकर हिजड़े को मजा आ गया। मैं जल्द ही कोहोर की काली बकरी से शादी कर लूंगा। लिटिल फिंगर 7 राज्यों में दूसरा सबसे कुटिल आदमी है। ओह, मैं उसे फुसफुसाहटें खिलाता हूं, इतना कि वह सोचता है कि मैं उसका हूं। ठीक वैसे ही जैसे मैं सेर्सी को यह विश्वास दिलाता हूं कि मैं उसका हूं, और जैसे तुमने मुझे यह विश्वास दिलाया कि तुम मेरे थे। मुझे बताओ लॉर्ड वेरीज, तुम वास्तव में किसकी सेवा करते हो? वेरीज ने हल्के से मुस्कुराया। क्यों? राज्य? मेरे अच्छे स्वामी, तुम इस पर कैसे संदेह कर सकते हो? मैं अपनी खोई हुई मर्दानगी की कसम खाता हूं। मैं राज्य की सेवा करता हूं और राज्य को शांति की जरूरत है। उसने शराब का आखिरी घूंट खत्म किया और खाली बोतल को एक तरफ फेंक दिया। तो आपका जवाब क्या है लॉर्ड एडार्ड? मुझे अपना वचन दीजिए कि जब रानी आएगी तो आप उसे वही बताएंगे जो वह सुनना चाहती है। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा शब्द एक खाली कवच के समान खोखला होगा। मेरा जीवन मेरे लिए इतना कीमती नहीं है। दया नपुंसक खड़ा रहा। और आपकी बेटी का जीवन? मेरे प्रभु, वह कितना कीमती है? नेड के दिल में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। मेरी बेटी? निश्चित रूप से आपने नहीं तो सोचा था कि मैं आपकी प्यारी मासूमियत के बारे में भूल गया था मेरे प्रभु। रानी निश्चित रूप से नहीं भूली होगी। नहीं, नेड ने विनती की। उसकी आवाज फटी हुई थी। वेरीज, भगवान दया करें, आप मेरे साथ जो चाहें करें, लेकिन मेरी बेटी को अपनी योजनाओं से बाहर रखें। सैंसा उगते बच्चे रेब से अधिक नहीं है। रेनीस भी एक बच्चा था। रेनीस को यह दिखावा करना पसंद था कि वह असली बेलेरियन है, पुराने जमाने का ब्लैक ड्रेड। लेकिन मुझे लगता है कि लैनिस्टर्स ने उसे बिल्ली के बच्चे और ड्रैगन के बीच का अंतर बहुत जल्दी सिखा दिया होगा।
जिस दिन उन्होंने उसका दरवाजा तोड़ा था। वैरिस ने एक लंबी थकी हुई आह भरी, एक ऐसे आदमी की आह जो दुनिया की सारी उदासी को अपने कंधों पर एक बोरी में ढो रहा हो। हाई सेप्टर ने एक बार मुझसे कहा था कि जैसे हम पाप करते हैं वैसे ही हमें दुख भी होता है। अगर यह सच है लॉर्ड एडार्ड, मुझे बताओ, जब आप उच्च प्रभु अपने सिंहासन का खेल खेलते हैं तो हमेशा निर्दोष लोगों को ही सबसे अधिक कष्ट क्यों होता है? यदि आप चाहें तो रानी की प्रतीक्षा करते समय इस पर विचार करें और इस बारे में भी सोचें। अगला आगंतुक जो आपसे मिलने आएगा वह आपके दर्द के लिए रोटी और पनीर और खसखस का दूध ला सकता है, या वह आपके लिए संसार का सिर ला सकता है। चुनाव, मेरे प्यारे प्रभु हैंड, पूरी तरह से आपका है। जैसे ही मेजबान कैटलिन नेक के काले दलदलों से होते हुए पुल से नीचे उतरी और आगे नदी के किनारे फैल गई, कैटलिन की आशंकाएं बढ़ गईं। उसने अपने डर को एक शांत और सख्त चेहरे के पीछे छिपाया। फिर भी वे सभी एक जैसे थे, हर लीक के साथ बढ़ते हुए। उसके दिन चिंता में थे, उसकी रातें बेचैन थीं, और हर कौवा जो उसके ऊपर से उड़ता था उसे अपने दांत भींचने पर मजबूर कर देता था। उसे अपने स्वामी पिता के लिए डर था और उसकी अशुभ चुप्पी पर आश्चर्य हो रहा था। उसे अपने भाई एडम्योर के लिए डर था और उसने प्रार्थना की कि अगर उसे किंग्सलेयर का सामना करना पड़े तो देवता उसकी रक्षा करें। उसे नेड और उसकी लड़कियों के लिए और विंटरफेल में छोड़े गए प्यारे बेटों के लिए डर था, और फिर भी वह उनमें से किसी के लिए कुछ नहीं कर सकती थी, और इसीलिए उसने खुद को उनके बारे में सोचना एक तरफ रख दिया। तुम्हें अपनी ताकत रॉब के लिए बचाकर रखनी चाहिए, उसने खुद से कहा। वह अकेला व्यक्ति है जिसकी तुम मदद कर सकती हो। तुम्हें उत्तर की तरह ही उग्र और कठोर होना चाहिए, कैटलिन टुली। तुम्हें अब अपने बेटे की तरह ही एक सच्चे स्टार्क बनना चाहिए। रॉब स्तंभ के सामने विंटरफेल के फड़फड़ाते सफेद बैनर के नीचे सवार था। हर दिन वह अपने एक लॉर्ड को अपने साथ आने के लिए कहता था ताकि वे मार्च करते समय सलाह मशवरा कर सकें। वह बारी बारी से हर आदमी का सम्मान करता था, किसी को भी पसंद नहीं करता था, अपने लॉर्ड पिता की तरह सुनता था, एक के शब्दों को दूसरे के खिलाफ तौलता था। उसने नेड से बहुत कुछ सीखा है। उसने उसे देखते हुए सोचा, लेकिन क्या उसने पर्याप्त सीखा है? ब्लैकफिश ने 100 चुने हुए आदमी और 100 तेज घोड़ों को लिया था और उनकी हरकतों पर नजर रखने और रास्ता तलाशने के लिए आगे दौड़ लगाई थी। सर ब्रेंडन के सवारों द्वारा वापस लाई गई रिपोर्टें उसे आश्वस्त करने के लिए बहुत कम थी। लॉर्ड टाइविन की सेना अभी भी दक्षिण में कई दिनों की दूरी पर थी, लेकिन क्रॉसिंग के लॉर्ड वॉल्डर फ्रे ने ग्रीन फोर्ट पर अपने महलों में लगभग 4000 लोगों की सेना इकट्ठा की थी। फिर से देर हो गई, कैटलिन ने यह सुनकर बड़बड़ाया। यह सब ट्राइडेंट था, लानत है उस आदमी पर। उसके भाई एडम्योर ने बैनर मंगवाए थे। अधिकार के अनुसार लॉर्ड फ्रे को टूली की सेना में रिवररन में शामिल होने के लिए जाना चाहिए था, फिर भी वह यहां बैठा था। 4000 आदमी, रॉब ने दोहराया, गुस्से से ज्यादा हैरान। लॉर्ड फ्रे अकेले लैनिस्टर्स से लड़ने की उम्मीद नहीं कर सकते। उनके पीछे अग्रिम पंक्ति फैली हुई थी भालों, झंडों और बर्छियों का एक जंगल जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। मुझे आश्चर्य है, वॉल्डर फ्रे से कुछ भी उम्मीद न करें और आप कभी भी आश्चर्यचकित नहीं होंगे। वह आपके पिता का बैनरमैन है। कुछ लोग अपनी शपथ को दूसरों की तुलना में अधिक गंभीरता से लेते हैं। रॉब और लॉर्ड वॉल्डर हमेशा कैस्टरली रॉक के साथ मेरे पिता की अपेक्षा से अधिक दोस्ताना व्यवहार करते थे। उनके एक बेटे की शादी टाइविन लैनिस्टर की बहन से हुई है। निश्चित रूप से इसका कोई मतलब नहीं है। लॉर्ड वॉल्डर ने वर्षों में बहुत से बच्चों को जन्म दिया है और उन्हें किसी से शादी करनी ही होगी। फिर भी क्या आपको लगता है कि वह हमें लैनिस्टर्स के हाथों धोखा देने का इरादा रखता है, मेरी लेडी? रॉबर्ट ग्लोवर ने गंभीरता से पूछा। कैटलिन ने आह भरी। सच कहूं तो मुझे शक है कि लॉर्ड फ्रे को भी पता है कि लॉर्ड फ्रे क्या करने का इरादा रखता है। उसके पास एक बूढ़े आदमी की सावधानी और एक जवान आदमी की महत्वाकांक्षा है, और उसमें कभी भी चालाकी की कमी नहीं रही है। हमें जुड़वाओं बच्चे चाहिए मां, रॉब ने गर्मजोशी से कहा। नदी के उस पार कोई और रास्ता नहीं है, आप यह जानती हैं। हाँ, और वॉल्डर फ्रे भी यही जानता है। आप इस बात को लेकर आश्वस्त हो सकती हैं।
उस रात उन्होंने दलदल के दक्षिणी किनारे पर किंग्स रोड और नदी के बीच में शिविर बनाया। यहीं पर थियोन ग्रेजॉय ने अपने चाचा से आगे की खबर लाई। सर ब्रेंडन ने कहा है कि आपको बता दें कि उन्होंने लैनिस्टर्स के साथ तलवारें भांजी हैं। 1 दर्जन स्काउट हैं जो जल्द ही लॉर्ड टाइवन को रिपोर्ट नहीं करेंगे, या कभी नहीं। वह मुस्कुराया। सर एडम मारब्रैंड उनके आउटराइडर्स की कमान संभालते हैं और वे दक्षिण की ओर वापस जा रहे हैं और जाते जाते जलते जा रहे हैं। उन्हें कमोबेश पता है कि हम कहां हैं, लेकिन ब्लैकफिश ने कसम खाई है कि जब हम अलग होंगे तो उन्हें पता नहीं चलेगा, जब तक लॉर्ड फ्रे उन्हें नहीं बताते। कैटलिन ने हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। तीखी आवाज में कहा, थियोन, जब तुम मेरे चाचा के पास वापस आओ तो उन्हें बताना कि वे ट्विंस के इर्द गिर्द अपने सबसे अच्छे धनुर्धारियों को दिन रात तैनात करें और उन्हें आदेश दें कि वे किसी भी कौवे को युद्ध के मैदान से बाहर निकलते हुए देखें। मैं नहीं चाहता कि कोई भी पक्षी मेरे बेटे की हरकतों के बारे में लॉर्ड टाइवन को खबर दे। सर ब्रेंडन ने पहले ही यह देख लिया है मेरी महिला, थियोन ने एक घमंडी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। कुछ और ब्लैकबर्ड, और हमारे पास पाई पकाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए उनके पंख एक टोपी के लिए बचाकर रखूंगा। उसे पता होना चाहिए था कि ब्रांडन ब्लैकफिश उससे काफी आगे होगा। जब लैनिस्टर्स उनके खेतों को जला रहे थे और उनके गड्ढों को लूट रहे थे, तब फ्रेजर क्या कर रहे थे? सर एडम के आदमियों और लॉर्ड वॉल्डर के बीच कुछ लड़ाई हुई है, थियोन ने जवाब दिया। यहां से 1 दिन की सवारी नहीं होने पर हमने 2 लैनिस्टर स्काउट्स को कौवों को खिलाते हुए पाया, जहां फ्रेज ने उन्हें लटका दिया था। हालांकि लॉर्ड वॉल्डर की अधिकांश ताकत ट्विंस में एकत्रित है। उस पर वॉल्डर फ्रे की मुहर का संदेह से परे था। कैटलिन ने कड़वाहट से सोचा। पीछे हटो, प्रतीक्षा करो। देखो, जब तक मजबूर न किया जाए कोई जोखिम न लो। अगर वह लैनिस्टर से लड़ रहा है तो शायद वह अपनी प्रतिज्ञाओं पर कायम रहना चाहता। क्या ब्लैकफिश ने ग्रीन फोक को पार करने का कोई और रास्ता खोज लिया है? थियोन ने अपना सिर हिलाया। नदी तेज और तेज बह रही है। सर ब्रेंडन कहते हैं कि इसे पार नहीं किया जा सकता, इतनी दूर उत्तर में नहीं। मुझे उस पार जाना ही होगा, रॉब ने गुस्से में कहा। ओह, हमारे घोड़े नदी को तैरकर पार कर सकते हैं, मुझे लगता है, लेकिन उनकी पीठ पर बख्तरबंद आदमी नहीं होंगे। हमें अपने स्टील को पार करने के लिए राफ्ट बनाने की जरूरत होगी, पतवार और मेल और लांस, और हमारे पास इसके लिए पेड़ नहीं है या समय नहीं है। लॉर्ड टाइवन उत्तर की ओर मार्च कर रहे हैं। उसने अपना हाथ मुट्ठी में बांध लिया। लॉर्ड फ्रे हमारा रास्ता रोकने की कोशिश करके मूर्ख होंगे, थियोन ग्रेजॉय ने अपने परिचित सहज आत्मविश्वास के साथ कहा। हमारे पास उनकी संख्या से 5 गुना अधिक है। यदि आपको जरूरत पड़े तो आप ट्विंस को ले जा सकते हैं, रॉब। आसानी से नहीं, कैटलिन ने उन्हें चेतावनी दी, और समय पर नहीं। जब आप घेराबंदी कर रहे होंगे, टाइवन लैनिस्टर अपनी सेना लेकर आएगा और पीछे से आप पर हमला करेगा। रॉब ने उससे ग्रेजॉय की ओर देखा, उत्तर खोजते हुए और कोई उत्तर नहीं पाते हुए। एक पल के लिए वह अपने कवच और तलवार और गालों पर दाढ़ी के बावजूद अपने 15 साल से भी कम उम्र का लग रहा था। मेरे लॉर्ड फादर क्या करेंगे? उसने भारी प्लेट और हेलमेट को अलग रख दिया था, जो उसने गेट के नाइट के रूप में पहना था, एक बाहरी सवार के हल्के चमड़े और मेल के लिए। लेकिन उसकी ऑब्सीडियन मछली अभी भी उसके लबादे को बांधे हुए थी। उसके चाचा का चेहरा गंभीर था क्योंकि वह अपने घोड़े से नीचे झूल रहा था। रिवररन की दीवारों के नीचे एक लड़ाई हुई है, उसने कहा। उसका मुंह गंभीर था। हमें यह लैनिस्टर आउटराइडर से मिला था जिसे हमने बंदी बना लिया था। किंग्सलेयर ने एडम्योर की सेना को नष्ट कर दिया है और ट्राइडेंट के लॉर्ड्स को उड़ान में लड़खड़ाने पर मजबूर कर दिया है। एक ठंडे हाथ ने कैटलिन के दिल को जकड़ लिया। और मेरा भाई घायल और कैदी बना लिया गया, सर ब्रांडन ने कहा। लॉर्ड ब्लैकवुड और अन्य बचे हुए लोग रिवररन के अंदर घेराबंदी में हैं, जैमी की सेना से घिरे हुए हैं। लॉर्ड फ्रे ने अपनी पूरी ताकत वापस अपने महलों के अंदर खींच ली है और उनके द्वार बंद और वर्जित हैं। लानत है उस आदमी की, रॉब ने कसम खाई।
अगर बूढ़ा मूर्ख नरम नहीं पड़ता और मुझे पार करने नहीं देता, तो वह मेरे लिए अपनी दीवारों पर हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ेगा। अगर मुझे करना पड़ा तो मैं ट्विंस को उसके कानों के पास खींच लूंगा। हम देखेंगे कि उसे यह कितना पसंद है। तुम एक उदास लड़के की तरह लग रहे हो, रॉब, कैटलिन ने तीखी आवाज में कहा। एक बच्चा एक बाधा को देखता है और उसका पहला विचार उसके चारों ओर भागना या उसे गिरा देना होता है। एक लॉर्ड को सीखना चाहिए कि कभी-कभी शब्द वह कर सकते हैं जो तलवारें नहीं कर सकती। फटकार सुनकर रॉब की गर्दन लाल हो गई। मुझे बताओ कि तुम्हारा क्या मतलब है, मां, उसने विनम्रता से कहा। फ्रे ने 600 वर्षों तक क्रॉसिंग पर कब्जा किया है और 600 वर्षों से वे अपना टोल वसूलने में कभी असफल नहीं हुए हैं। कौन सा टोल? वह क्या चाहता है? वह मुस्कुराई। यही हमें पता लगाना चाहिए। और अगर मैं यह टोल चुकाना नहीं चाहता तो क्या होगा? तो फिर तुम्हें मोर्ट कैलन में वापस लौट जाना चाहिए, युद्ध में लॉर्ड टाइविन से मिलने के लिए तैनात होना चाहिए या पंख उगा लेना चाहिए। मुझे कोई और विकल्प नहीं दिखता। कैटलिन ने अपने घोड़े की एड़ियां कस लीं और अपने बेटे को उसके शब्दों पर विचार करने के लिए छोड़कर चली गई। उसे यह महसूस कराना ठीक नहीं होगा कि उसकी मां उसकी जगह हड़प रही है। क्या तुमने उसे वीरता के साथ साथ ज्ञान भी सिखाया, नेड? उसने सोचा। क्या तुमने उसे घुटने टेकना सिखाया? 7 राज्यों के कब्रिस्तान बहादुर पुरुषों से भरे हुए थे जिन्होंने कभी यह सबक नहीं सीखा था। दोपहर के करीब था जब उनके मोहरा जुड़वाओं के पास पहुंचे, जहां क्रॉसिंग के लॉर्ड्स का आसन था। ग्रीन फॉर्क यहां तेज और गहरा था, लेकिन फ्रेयस ने कई शताब्दियों पहले इसे पार किया था और पार करने के लिए लोगों द्वारा दिए गए सिक्कों से अमीर हो गए थे। उनका पुल चिकनी ग्रे चट्टान का एक विशाल मेहराब था जो 2 गाड़ियों के बराबर गुजरने के लिए पर्याप्त चौड़ा था। जल मीनार पुल के केंद्र से उठी, जो अपने तीर के छेद, हत्या के छेद और पोर्टकुलिस के साथ सड़क और नदी दोनों को नियंत्रित करती थी। फ्रेयस को अपना पुल पूरा करने में 3 पीढ़ियां लग गईं। जब उन्होंने काम पूरा कर लिया तो उन्होंने दोनों किनारों पर मजबूत लकड़ी के किले बना दिए ताकि कोई भी उनकी अनुमति के बिना पार न कर सके। लकड़ी बहुत पहले ही पत्थर में बदल गई थी। जुड़वांव 2 छोटे, बदसूरत, दुर्जय महल, हर तरह से एक जैसे, जिनके बीच में पुल मेहराबदार था, सदियों से क्रॉसिंग की रखवाली कर रहे थे। ऊंची पर्दे की दीवारें, गहरी खाई और भारी ओक और लोहे के गेट ने पहुंच की रक्षा की। पुल की नींव मजबूत आंतरिक किलों के भीतर से उठी। दोनों किनारों पर एक बार्बिकन और पोर्टकुलिस था और वाटर टॉवर ने खुद को पुल की रक्षा की। एक नजर कैटलिन को यह बताने के लिए पर्याप्त थी कि महल पर हमला नहीं किया जाएगा। युद्ध के मैदान भालों, तलवारों और बिच्छुओं से भरे हुए थे। हर क्रेनेल और तीर के छेद पर एक तीरंदाज था। ड्रॉब्रिज ऊपर था, पोर्टकुलिस नीचे था। द्वार बंद और वर्जित थे। ग्रेडजोन ने जैसे ही देखा कि उनका क्या इंतजार है, शाप देना और कसम खाना शुरू कर दिया। लॉर्ड रिकार्ड कारस्टार्क ने चुपचाप गुस्से में कहा, उस पर हमला नहीं किया जा सकता मेरे लॉर्ड्स, रूस बोल्टन ने घोषणा की। न ही हम इसे घेराबंदी करके ले सकते हैं, बिना दूर किनारे पर दूसरे महल को घेरने के लिए सेना के बिना, हेलमैन टैलहार्ट ने उदास होकर कहा। गहरे हरे पानी के पार पश्चिमी जुड़वांव अपने पूर्वी भाई के प्रतिबिंब की तरह खड़ा था। भले ही हमारे पास समय हो, जो निश्चित रूप से हम नहीं करते हैं। जैसे ही उत्तरी लॉर्ड्स ने महल का अध्ययन किया, एक सैलीपोर्ट खुल गया, एक तख्ते का पुल खाई के पार खिसक गया और 1 दर्जन शूरवीर उनका सामना करने के लिए आगे बढ़े, जिनका नेतृत्व लॉर्ड वॉल्डर के कई बेटों में से 4 कर रहे थे। उनके बैनर में जुड़वांव मीनारें थीं, जो हल्के चांदी ग्रे रंग के मैदान पर गहरे नीले रंग की थीं। लॉर्ड वॉल्डर के उत्तराधिकारी सर स्टीव रॉन फ्रे ने उनकी ओर से बात की। फ्रे सभी नेवले जैसे दिखते थे। सर स्टीव रॉन, जो 60 से अधिक उम्र के थे और जिनके खुद के पोते पोतियां थे, एक विशेष रूप से बूढ़े और थके हुए नेवले की तरह से दिखते थे। फिर भी वे काफी विनम्र थे। मेरे स्वामी पिता ने मुझे आपका अभिवादन करने और यह पूछने के लिए भेजा है कि इस शक्तिशाली सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है। मैं करता हूं।
रॉब ने अपने घोड़े को आगे बढ़ाया। वह अपने कवच में बूढ़े शूरवीर ने अपने बेटे की ओर देखा। उसकी नम भूरी आंखों में मनोरंजन की हल्की झलक थी। हालांकि उसका बधिया घोड़ा बेचैनी से कराह रहा था और डायरवुल्फ से दूर चला गया। मेरे स्वामी पिता को बहुत सम्मान मिलेगा यदि तुम महल में उनके साथ मांस और मधु का सेवन करोगे और यहाँ अपना उद्देश्य बताओगे। उसके शब्द लॉर्ड्स बैनरमैन के बीच गुलेल से निकले बड़े पत्थर की तरह टकराए। उनमें से किसी ने भी इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने एक दूसरे को कोसा, बहस की, एक दूसरे पर चिल्लाए। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे प्रभु, गैल्बर्ट ग्लोवर ने रॉब से विनती की। लॉर्ड वॉल्डर पर भरोसा नहीं किया जा सकता। रूस बोल्टन ने सिर हिलाया। अकेले वहां जाओ और तुम उसके हो। वह तुम्हें लैनिस्टर्स को बेच सकता है, तुम्हें कालकोठरी में फेंक सकता है या तुम्हारा गला काट सकता है, जैसा वह चाहे। अगर